आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की जहाँ बहुत सारी ट्राइब हैं और इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो ह्यूमन और डीमन ट्राइब, जिनके बीच कई सौ सालों से रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई चल रही है, जिसमें कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पर ह्यूमन ट्राइब इस लड़ाई को रोकने के लिए एक शांति समझौता लेके आती है, जिसके लिए डीमंस की क्वीन इजाबेल ओसा भी मान जाती है। जिसके बाद हम अर्थ में अपने एमसी को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है। उसके साथ के बंदे कहते हैं ये रीजन का सबसे बेस्ट प्लेयर है, पर वो कभी गेम को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन तब भी इसकी स्किल कमाल की है। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जिसका नाम रेड है और अभी उसकी गर्मियों की छुट्टी चल रही है। रेड कहता है मेरा नाम रेड है और मैं यहाँ अकेला हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स दूसरे देश में काम करते हैं, साथ ही मेरे कुछ खास फ्रेंड भी नहीं है, इसीलिए मैंने पूरे समर के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है जहाँ पे मैं गेम खेलता हूँ और केवल ड्राइंग करता हूँ। मुझे लग रहा था मेरा पूरा समर ऐसा ही जाएगा, पर मैंने नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। खैर अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। जिसके बाद वो सो जाता है और हम देखते हैं उसकी रिंग ग्लो कर रही होती है और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो हैरान हो जाता है। मेरी सीलिंग वो इस तरह की कब से दिखने लगी, आखिर तुम कौन हो, मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है बेवकूफ, ये जगह तुम्हारा घर नहीं है। एक सेकंड, ये कौन सी जगह है? क्या ज्यादा गेम खेलने के कारण मुझे इल्यूजन हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये सब इल्यूजन है तो ये सब मुझे इतना असली क्यों लग रहा है? और आखिर इन सभी के कपड़े ऐसे क्यों हैं? क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ? वो लड़की कहती है हाई प्रीस्ट, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में कहानी थी? हाई प्रीस्ट कहती है कहानी के हिसाब से जिसके पास क्वीन के जैसी रिंग होगी वही वो हीरो होगा। रेड कहता है आखिर तुम किस रिंग की बात कर रहे हो, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? क्वीन कहती है हाँ हम इसी की बात कर रहे हैं और वो भी अपनी रिंग दिखाती है जो कि सेम उसी रिंग की तरह थी। क्वीन उसे पकड़ के कहती है तुम वही बंदे हो जिसके बारे में कहानी है, तो मुझे तुम्हारे अंदर से मैजिक की एक भी बूंद महसूस क्यों नहीं हो रही? और सबसे बड़ी बात, तुम तो ह्यूमन ट्राइब से हो। रेड कहता मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। इस रिंग को तो मैंने सड़क के किनारे एक दुकान से खरीदा था। जो सुनकर क्वीन हैरान हो जाती है, क्या तुमने इसे खरीदा था? हाई प्रीस्ट, क्या हमारी समनिंग में कोई गलती थी और इस बेवकूफ को बुलाने के लिए मैंने अपनी सारी मैजिक पावर खो दी? हाई प्रीस्ट कहती है नहीं, हमारी समनिंग बिल्कुल सही थी, यही वो है जो डीमन ट्राइब को बचाएगा। रेड कहता है क्या कोई मुझे समझाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है और आखिर तुम लोग हो कौन? क्वीन कहती है इंसानी कचरे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हूँ डीमन ट्राइब की 7वीं उत्तराधिकारी इजाबेल ओसा। आज ह्यूमन ट्राइब और डीमन ट्राइब के बीच जंग के समझौते के लिए साइन होने वाले थे, पर किसी ने नहीं सोचा था हाई कमांडर लेलियन इंसानों के साथ सीक्रेट समझौता करेगी। उन्होंने मुझ पर तब अटैक किया जब मैं निहत्ती थी और न जाने किस तरह मेरी मैजिक का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकाल लिया। किस्मत से मेरे 4 गार्ड ने अपनी जान देके मुझे बचा लिया, उन्हीं के कारण आज मैं जिंदा हूँ। अब यहाँ केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। जो सुन के रेड अपनी ही दुनिया में खो जाता है। अब मुझे सब समझ आ रहा है, मैं असल में एक कहानी की दुनिया में आ गया हूँ। अब मुझे इस कहानी की हीरोइन को बचाना है। यदि कहानी इसी तरह है तो मैं इस कहानी का हीरो हूँ। ये काफी अच्छा होगा यदि मैं इस हॉट डीमन क्वीन के साथ रहूं। तभी रेड कहता है मुझे लगता है तुम्हें किसी सीक्रेट माउंटेन या कहीं और चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ये गंदे इंसान मुझे इतनी आसानी से जाने देंगे? क्वीन के साथी कहते हैं हम धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इसीलिए हमने पुरानी कहानी के हिसाब से एक हीरो को समन किया था, लेकिन तुम तो पूरी तरह कचड़े हो, जिससे रेड डर जाता है। पर तभी क्वीन को कुछ होने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है मेरा ऑरा जाने वाला है। और तभी क्वीन के पूरे कपड़े गायब हो जाते हैं, जो देख के हमारी एमसी की नाक से खून निकलने लगता है। मेरी बॉडी आखिर ऐसे क्यों हो गई? प्रीस्ट कहती है ऐसा जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि क्वीन का औरत चला गया है। जो सुन के क्वीन हैरान हो जाती है, अब मैं अपने लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? और क्वीन की ऐसी हालत देख के उसकी साथी भी रोने लगती है। ये सब इस कचरे के कारण हुआ है क्योंकि क्वीन ने इसे बुलाने के लिए अपनी सारी मैजिक पावर खो दी। सभी लोग इसे मारो और वो सभी उसे मारने के लिए बढ़ने लगते हैं, जो देख के रेड डर जाता है। मैं हूँ यहाँ जिसके साथ गलत हुआ है, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। तभी वहाँ डीमन ट्राइब के 2 सोल्जर आ जाते हैं। ह्यूमन ट्राइब ने हमारे लास्ट डिफेंस को तोड़ दिया और अब वो यहाँ आ रहे हैं। क्वीन आपको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हम क्वीन को देखते हैं जो कि रेड के कपड़े छीन के पहन रही होती है। ये तो काफी जल्दी है, हमें उनका सामना करने के लिए तैयारी करनी होगी। क्वीन की साथी कहती है हम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको बचाएंगे, आपको जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी हाई प्रीस्ट कहती है क्वीन अब आपके पास ह्यूमन बॉडी है तो आप यहाँ से आसानी से निकल सकती हैं, पर कभी भी ह्यूमंस को अपनी ट्रू आइडेंटिटी पता चलने मत देना, मैं उन्हें यहाँ रोकता हूँ, आप यहाँ से निकल जाइए। पर इजाबेल जाने से मना कर देती है, मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर हाई प्रीस्ट उन्हें टेलीपोर्ट करने लगती है और क्वीन की सर्वेंट उसे पकड़ लेती हैं। लेकिन रेड वहाँ से भाग जाता है। जब ह्यूमन ट्राइब आएगी तब मैं अपने घर जाने के लिए उनसे मदद मांग लूंगा। पर क्वीन की सर्वेंट उसे भी पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने लगती हैं। प्रीस्ट कहती है मैंने 5 जनरेशन से आपकी सेवा की है, एक लास्ट टाइम और मुझे अपनी सेवा का मौका दें। और वो उन्हें कहीं पर टेलीपोर्ट कर देती है। तभी पैलेस का गेट टूट जाता है और हम टाल सेंगस नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अभी रेगेंट है, मतलब तुम इसे राजा भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ के करंट किंग अभी छोटे हैं और उनकी जगह कंट्री के सारे इंपॉर्टेंट काम यही करता है। टाल सेंगस कहता है डीमन क्वीन कहाँ है? पर हाई प्रीस्ट कुछ नहीं कहती और बस एक स्माइल कहती है, जिसके बाद शायद उन्होंने उसे मार दिया होगा। जिसके बाद हम रेड और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि कहीं टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। क्वीन की साथी कहती है लगता है अभी भी हम ह्यूमन ट्राइब के आसपास हैं, वो देखो वहाँ पे कैसल है जहाँ से हम अभी अभी आए हैं, इसका मतलब हम अभी भी ज्यादा दूर नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इजाबेल कहती है तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी क्वीन ऐसे जगह में शांत नहीं बैठेगी, मैं अपने सोल्जर्स का बदला जरूर लूंगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर कुछ लोग उन्हें देख रहे होते हैं जो कि ह्यूमन टाइप के सोल्जर होते हैं, जो कि उन्हें देख के हंस रहे होते हैं। हमने डीमन टाइप के लोगों को ढूंढ लिया और वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिनका एक तीर इजाबेल की साथी को आके लग जाता है, जो देख के रेड के बहुत बुरी तरह पसीने छूट जाते हैं। वो
लड़की कहती है तो ह्यूमन टाइप का तीर है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, कोई ना आप यहाँ से निकल जाइए, तब तक हम उन्हें रोकते हैं। और तभी वो सारे सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं। किंग ने कहा तो वो हमें हर एक डीमन की खोपड़ी पे 20 गोल्ड कॉइन देंगे, चलो कुछ पैसे कमाते हैं। और वो सभी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लड़की कहती है इंसानी कचरे मुझसे वादा करो, तुम क्वीन की रक्षा करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। जिस पर रेड भी हाँ कर देता है, मैं ऐसा करूंगा, और क्वीन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। पर इजाबेल मना करने लगती है, मुझे छोड़ो, मुझे उनके साथ जाके फाइट करनी होगी। रेड कहते हैं तुम ऐसे में उनसे फाइट करोगे तुम मारी जाओगी, इसीलिए मेरे साथ चलो। पर इजाबेल मना करने लगती है, मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे उनके साथ मिलकर फाइट करनी होगी। रेड कहता है बेवकूफ मत बनो, अगर तुम मर गई तो उनके सेक्रीफाइस का क्या होगा, यदि तुम जिंदा रहोगी तभी तुम उनका बदला ले पाओगे। और ना चाहते हुए भी इजाबेल को रेड के साथ जाना पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ वो सोल्जर्स को इनके लोगों को मार रहे होते हैं। पर थोड़ा देर ही चलने के बाद इजाबेल और रेड को और सोल्जर मिल जाते हैं। वो सोल्जर कहते हैं ये तो ह्यूमन है, पर इनके कपड़े काफी अजीब हैं, जिन्होंने डीमन टाइप के स्लेब होंगे, तो क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए। तभी इजाबेल उन पर अटैक कर देती है, पर रेड उसे पकड़ लेता है। रेड कहता है ये बस अपने लोगों को देख के थोड़ा सा खुश हो गई थी, ये बस तुम्हें गले लगाना चाहती थी। वो सोल्जर कहता है मैंने सुना है डीमन टाइप स्लेब का ब्रेन वॉश करके उनसे ह्यूमन पर नजर रखती है, इसका मतलब तुम भी डीमन टाइप के जासूस हो, तुम्हारे सिर का भी काफी अच्छा इनाम मिलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम डीमन से बच के भाग रहे हो, तुम लोग मरने वाले हो। रेड सोचता है इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो बस हमें मानना चाहता है। तभी वो इजाबेल को कुछ झुका के कहता है हमारा कोई भी ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, कि जब बच्ची थी तब इसे डीमन ट्राइब ने पकड़ लिया था, इसीलिए इसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। डीमन ट्राइब ने हमारे साथ काफी अत्याचार किया, इसलिए प्लीज हमें जाने दो। इजाबेल कहते तुमने इन गंदे इंसानों के सामने रॉयल्टी को झुकाया, मैं तुम्हें चांद से मार दूंगी। रेड कहता बकवास मत करो, शांत रहो, जब तुम मुझे भी नहीं हरा सकते, जब तुम जिंदा रहोगी तभी तुम अपने लोगों का बदला ले पाओगे। रेड कहता तुमने देखा नहीं, इसी लगता है ये डीमंस की क्वीन है, इसका दिमाग सच में खराब है। वो सोल्जर कहता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे सिर की आखिर कितनी कीमत है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है लेकिन ये तो दो और हम तीन, आखिर हम इनका कैसे बंटवारा करेंगे। तभी तीसरा सोल्जर कहता है इसका मतलब जो पहले मारेगा वो फायदे में रहेगा। रेड अभी भी उनसे उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो सोल्जर नहीं सुनते और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ घोड़े पे एक और सोल्जर आ जाता है, ये तो हमारी नाइट है, अगर उन्हें पता चल गया कि हम फ्रंट लाइन में नहीं है तो हमें जरूर सजा मिलेगी। तभी उन्हें उनका फ्लैग दिखता है। दूसरा सोल्जर कहता है नहीं वो हमारी स्क्वाड से नहीं है, वो वाइट ड्रैगन स्क्वाड से हैं। तभी वो नया सोल्जर उनके पास आ जाता है। वो सोल्जर कहते हैं हम रेड ड्रैगन स्क्वाड से हैं, क्या तुम हमारी मदद करने आए हो। वो नया सोल्जर कहता है मैंने सब कुछ सुना जो तुमने कुछ देर पहले कहा है, यहाँ से चले जाओ, अपने लीडर को ढूंढो, मैं ऐसा समझूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा। रेड सोल्जर कहता है तुम लीडर हो तो तुम्हें पता होगा, वाइट ड्रैगन स्क्वाड के पास रेड ड्रैगन स्क्वाड से कम पावर है। वो बंदा कहता है लेकिन मैं इस स्क्वाड का लीडर हूँ तो मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस स्क्वाड से हो, मेरे पास तुम सभी को मारने की परमिशन है। जो सुन के वो सभी सोल्जर डर के भाग जाते हैं। रेड कहता बहुत बुरा हुआ, सभी सोल्जर तो चले गए लेकिन लीडर आ गया। तभी वो उनके पास आके कहता है मेरा नाम सोबी सास और मैं वाइट ड्रैगन टीम का लीडर हूँ, तो मैं डीमन ट्राइब ने कब पकड़ा था। रेड कहता है अच्छा टीम लीडर आप आ गए, अगर आप थोड़ी देर और कहते तो हम मर ही जाते हैं। पर सोफी साहब उसके सामने तलवार रख देता है, पहले उसका जवाब दो जो मैंने पूछा वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। इजाबेल कहती है अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, इस तरह बार बार टॉर्चर मत करो। जो सुन के रेड डर जाता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं जरूर मरने वाला हूँ। उन्होंने मुझे काफी लंबे समय पहले पकड़ा था पर मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद तब मैं 5 या 6 साल का था। सोफी सास कहता है तुम वहाँ पे क्या काम करते थे। रेड सोचता है मैं क्या कहूँ, मैं तो बस दिन भर गेम खेलता था, वो मैं असल में वहाँ पे खाना बनाने में मदद करता था। और ये मेरी बाइप है, इसे भी डीमन टाइप वालों ने काफी लंबे समय पहले पकड़ के स्लेब बना लिया था। अच्छा तो ऐसी बात है। जो सुन के रेड घबरा जाता है, हाँ आपने सही कहा। सोफी सास कहता है अगर ऐसा है तो तुम बिना कपड़ों के क्यों चल रहे हो। रेड सोचता है क्योंकि मैं क्वीन का कुत्ता हूँ इसीलिए नंगा भाग रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कह दूं। पर तभी सोफी सास उसे अपना एक कपड़ा दे देता है, जरूर उन्होंने तुम्हारे कपड़े छीन लिए होंगे जब तुमने वहां से भागने की कोशिश की होगी। रेड कहता हाँ आपने सही कहा ऐसा ही है, पर इसके सामने मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तभी सोफी सास कहता है तुम दोनों ने काफी कुछ सहा है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। इजाबेल कहती है घर घर से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम इस क्वीन को कहाँ ले जाना चाहते हो। रेड उसका मुंह पकड़ के कहता है क्या तुम कुछ समय शांत नहीं रह सकते। तभी एक सोल्जर सोफी सास से कहता है ब्लैक और रेड ड्रैगन उसको वापस जा रही है, हमें क्या करना है। यहाँ दूसरी तरफ इजाबेल रेड का हाथ काट लेती है, अगर तुमने दोबारा रॉयल्टी को झुकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। रेड कहता है प्लीज अपनी आवाज थोड़ा नीचे रखो, अब से हमें इन्हीं की बात माननी है, और हाँ अपनी रियल आइडेंटिटी को कभी भी किसी के सामने मत आने देना। इजाबेल कहती है अगर मैं इन ह्यूमन के साथ गई तो मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगी। रेड कहता पर बेवकूफ अगर तुम यहाँ मर गई तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे, मेरी बात सुनो, किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी मत बताना। तभी सोफी सास कहता है चलो चलते हैं, मेरे पीछे आओ। और रेड और इजाबेल भी उसके साथ जाने लगते हैं, और एक लंबी सफर के बाद वो लोग ह्यूमन कॉलोनी के पास आ जाते हैं। रेड कहता है क्या यहाँ ह्यूमन ट्राइब रहती है, दीवार तो काफी ज्यादा बड़ी है। तभी इजाबेल गुस्से से कहती है क्या तुम्हारा मुझे इतना टाइट पकड़ना जरूरी है। रेड कहता मुझे काफी डर लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार घोड़े में बैठ रहा हूँ। जिसके बाद हमें ह्यूमन कॉलोनी के बारे में बताया जाता है। ये कैपिटल है जो कि हर सीजन में रहने के लिए परफेक्ट है। इस सिटी की सेफ्टी के लिए इसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिनमें कैनन भी लगी हैं और हाई लेवल के इमेज इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद वो सभी सिटी के अंदर चले जाते हैं जहाँ सभी लोग उनके सामने झुक रहे होते हैं। रेड कहता है ह्यूमन ट्राइब के कपड़े तो डीमन टाइप से काफी ज्यादा अलग हैं। तभी सोफी सास कहता है रेड ई भाई मेरी बात सुनो। रेड सोचता है मैंने उन्हें इजाबेल
इजाबेल का नाम ईवी बताया जिससे उनकी पहचान छिपी रहे। सोफिसास कहता है तुम दोनों के नाम काफी अजीब हैं, क्या डीमन ट्राइब ने तुम्हारे नाम बदल दिए हैं? रेड थोड़ा झिझकते हुए कहता है हाँ। सोफिसास कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम याद हैं? रेड कहता है नहीं, मुझे पकड़े जाने से पहले का कुछ भी याद नहीं है। सोफिसास कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ पता है? और तभी उसके गार्ड रुक जाते हैं। कैप्टन जरा यहाँ देखिए, अच्छा तो ऐसी बात है। और हम देखते हैं उनके सामने रॉयल फैमिली का एक लड़का टोल्स बोरी होता है जो कि उन्हें देख के हंस रहा होता है। सोफिसास कहता है सभी लोग अपने घोड़े से उतर जाओ और पैलेस की तरफ चले जाओ। तभी रेड कहता है ये आदमी कौन है, इसने सोल्जर्स का रास्ता रोक लिया है। इजाबेल कहती है उसके कपड़ों को देख के तो लगता है वो रॉयल फैमिली से है। रेड कहता है रॉयल्टी, ये तो बिल्कुल कचरे की तरह दिख रहा है। उसके साथ का गार्ड कहता है अरे शांत रहो, ये रीगेंट का पहला बेटा है। रेड हैरान होकर कहता है पहला बेटा, तो क्या इसकी पोजीशन टीम लीडर से भी ऊपर है? गार्ड कहता है नहीं नहीं, कभी भी रॉयल फैमिली की तुलना हमारे ग्रुप से मत करना, वो सबसे पावरफुल रीगेंट का ग्रुप है। हमारे करंट किंग अभी काफी छोटे हैं, इसलिए रीगेंट ही कंट्री के इंपॉर्टेंट काम करते हैं। रीजेंट के पास सबसे स्ट्रॉन्ग घुड़सवार है, कहा जाता है कि वो सभी लोगों में सबसे ऊपर है। तभी इजाबेल कहती है इसमें क्या खास बात है, अगर मेरी मैजिक पावर नहीं चाहती तो वो मुझ डीमन क्वीन के सामने नहीं टिक पाता। गार्ड कहता है उससे कहो अपनी बकवास बंद करे वरना हमारे सिर गायब हो जाएंगे। रेड कहता है ठीक है, अगर उसने कुछ और कहा तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा, जो सुन के इजाबेल गुस्सा हो जाती है। यहाँ सोफिसास उस बंदी के सामने झुक जाता है। बुरी कहता मुझे लगा जब गेट खुले थे तब मेरे फादर आए थे, मैंने नहीं सोचा था ये बस बेकार वाइट ड्रैगन टीम है, मैंने तो असल में एक बड़ी वेलकम पार्टी भी रखी है। तभी सोफिसास कहता मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमें वाइट ड्रैगन टीम को डीमन ट्राइब के साथ समझौते के लिए साइन करने भेजा गया था, तो वो हमसे पहले वहाँ क्या कर रहे थे जहाँ समझौते के साइन होने थे? बुरी कहता है क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि किंग डीमन ट्राइब की क्वीन को मानना चाहते हैं। क्या तुम किंग के फैसले पर सवाल उठा रहे हो? सोफिसास कहता है मैं तो असल में सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किंग असल में क्या करना चाहते हैं। तभी वहाँ एक और नया बंदा आता है जो कहता है यहाँ पे रीजेंट क्या चाहता है, जो कि असल में सोफिसास का पिता गुरु दीता होता है। बुरी कहता है मास्टर गुरु आप भी यहाँ हैं, क्या आप रॉयल हाइनेस की पढ़ाई के लिए आज नहीं गए? मैंने सुना है रीजेंट आने वाले हैं, इसीलिए मैं खुद उनके स्वागत में यहाँ आ गया। बुरी कहता शायद आप यहाँ रीजेंट से पूछताछ करने आए हैं। मास्टर गुरु कहते हैं नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी रेड कहता है क्या टीम लीडर के डैड भी यहाँ काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं? मास्टर गुरु असल में एम्पायर के अकेले शाही नेता है और वे किंग के काफी क्लोज लोगों में से एक हैं। रीजेंट और मास्टर गुरु दोनों की सोच अलग अलग है और दोनों ही अपनी सोच पर काफी विश्वास करते हैं। इजाबेल कहती है बेवकूफ इंसान, वो बस लड़ते और झगड़ते रहते हैं। रेड सोचता है कि तुम्हें भी अपने लोगों ने ही धोखा नहीं दिया था। और तभी गेट खुलने का साउंड होने लगता है। बुरी कहता है सिटी के गेट खुल रहे हैं, इस बार जरूर रीजेंट ही होंगे। रेड कहता है जब हम आए थे तब हमारा स्वागत इस तरह क्यों नहीं हुआ था? गार्ड कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हम वाइट ड्रैगन ग्रुप से हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रीजेंट और उसका ग्रुप अंदर आने लगता है, जो देख के इजाबेल शौक हो जाती है क्योंकि उनके पास इजाबेल के साथियों के कटे हुए सिर होते हैं। पर रेड उसे कंट्रोल कर लेता है, अपने आप पे काबू रखो। इजाबेल गुस्से से कहती है टोल सेंगस, मैं तुम्हारे खून से इसका बदला लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं रीजेंट मास्टर गुरु के सामने आ जाता है। क्या आज मास्टर गुरु भी हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं? मास्टर गुरु कहते हैं आपने काफी अच्छा काम किया, पर दुर्भाग्य से आप अभी आराम नहीं कर सकते, मैं आपके साथ रॉयल हाइनेस से मिलना चाहता हूँ। रीजेंट कहता मैं आज रॉयल हाइनेस को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, चलिए साथ चलते हैं। तभी रीजेंट का बेटा उसके पास आता है। रीजेंट गुस्से से कहता बोरी अगर तुमने दोबारा इस तरह का काम किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझ आया ना, मेरे सामने से चले जाओ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रेड कहता है इजाबेल तुम जिस आदमी को मानना चाहती हो वो तो बिल्कुल एक वॉरलॉर्ड की तरह लग रहा है। इजाबेल कहती तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? रेड कहता है खैर पहले ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालना है। इजाबेल गुस्से से कहती है मैं जरूर यहाँ से निकलूंगी पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी गार्ड कहता हमारी लीडर मास्टर गुरु के साथ पहले जाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे आप दोनों को उनके घर ले जाने की जिम्मेदारी दी है। जिसके बाद इजाबेल और रेड ग्रुप लीडर के घर चले जाते हैं, जिसे देख के रेड चौंक जाता है, ये जगह काफी बड़ी है, क्या ये ग्रुप लीडर होने का फायदा है? इजाबेल कहती है तुम इंसान, क्या तुमने कभी इस तरह की जगह नहीं देखी? जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं, वो जगह अंदर से भी काफी बढ़िया होती है। तभी उनके पास बाकी मेड आती है, आप जरूर ओनर के साथ ही होंगे, मैं हाउसकीपर एलिना हूँ, ओनर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँ। जिन्हें देख के रेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एलिना कहती है आप दोनों जरूर भूखे और थके होंगे। रेड कहता हाँ मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। इजाबेल कहती है रेड क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? वे हम जैसे स्लेव के साथ इतने अच्छी तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? रेड कहता अगर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते तो पहले ही कर देते हैं, आगे चल के जो होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। इजाबेल कहती है हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट है। वो लोग आगे जाने लगते हैं और एलिना उन पर शक कर रही होती है। जिसके बाद हम पैलेस में किंग को देखते हैं। आपने काफी अच्छा काम किया, कोई शक नहीं कि आप सबसे सम्माननीय वॉरियर हैं। क्योंकि डीमन क्वीन के साथ बातचीत पूरी हो गई है तो बताइए आपको रिवॉर्ड के रूप में क्या चाहिए? रीगेंट कहता है धन्यवाद योर हाइनेस, आपकी इच्छाओं को पूरा करना और आपके काम पूरे करने के लिए सक्षम होना मेरे लिए काफी है।
मुझे और किसी तरह के रिवॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। तभी मास्टर गुरु कहते हैं साथ में काम करना और इच्छा पूरी करना। असल में रीजेंट ने जो किया वो काफी बड़ा अपराध है। योर हाइनेस का आदेश था कि वॉर रोकने के लिए डीमन ट्राइब के साथ शांति समझौते पर साइन होने चाहिए और हमें व्हाइट ड्रैगन टीम को इस काम के लिए भेज भी दिया गया था। लेकिन रीजेंट ने उस समझौते को तोड़ा और डीमन क्वीन को मारने के लिए उस जगह चला गया। इस व्यक्ति के कारण न केवल आपका नाम खराब हुआ है बल्कि आगे चल के इसके काफी गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। यदि गुमशुदा क्वीन डीमन ट्राइब में वापस आ गई तो वो हमारे खिलाफ पूरी तरह वॉर छेड़ देगी। दोनों ट्राइब के बीच की वॉर से केवल कुछ नहीं लोगों की हानि होगी। किंग कहते हैं टीचर आप इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, ऐसा करने के कुछ और कारण भी होंगे। रीजेंट कहता है रॉयल हाइनेस कृपया जो भी हुआ मुझे उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दें। इससे पहले दोनों ट्राइब शांति समझौते पर साइन करते हैं। मुझे डीमन क्वीन की राइट हैंड लिलियन से लेटर मिला। उसने कहा कि यदि हम डीमन क्वीन इजाबेल को हटाने में उसकी मदद करें तो वो डीमन ट्राइब की अगली क्वीन बनेगी और दोनों ट्राइब के बीच संबंध और भी मजबूत बनाएगी। और अब डीमन ट्राइब ने उसे नए शासक के रूप में स्वीकार कर लिया है। पिछली क्वीन इजाबेल को लड़ाई के बाद लापता घोषित कर दिया गया है, जिस कारण शांति समझौते को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। लिलियन और मैं जिस समझौते में सहमत हुए हैं वो इसमें दिए गए हैं और वो एक आदमी को रिपोर्ट दे देता है जो कि किंग के पास चली जाती है, जिसे देख के किंग कहता है आपने इस बार एम्पायर के लिए काफी अच्छा काम किया है। मास्टर गुरु कहते हैं रॉयल हाइनेस ओसा क्लैन ने डीमन ट्राइब पे काफी लंबे समय तक नियंत्रण किया है। उस जैसी गद्दारिनी आसानी से ओसा क्लैन को कैसे हटा सकती है और रानी बन सकती है, ये एक काफी बड़ा मुद्दा है। किंग कहते हैं टीचर आपको आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने रीजेंट को उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजनाओं पर काम करने की अनुमति दे दी है। जो सुन के मास्टर गुरु शांत हो जाते हैं। जी मैं समझ गया और इसे रीजेंट के साथ ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं जो कि नहारी होती है। अगर मैं अभी डीमन ट्राइब में वापस चली जाऊं तो वो मुझे अपनी क्वीन के रूप में नहीं पहचानेंगे। मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह ह्यूमन बन के जीऊंगी। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं। मैं आखिरकार कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूँ। नहीं मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे सोचना होगा मैं वापस कैसे जाऊंगा। अगर ये रिंग मुझे इस दुनिया में ला सकती है तो क्या ये मुझे वापस भी भेज सकती है। मैं अपनी बाकी जिंदगी इस दुनिया में नहीं बिताना चाहता। पहले तो ये मुझे काफी दिलचस्प लग रहा था, ये तब तक ही दिलचस्प था जब तक मैंने उन लोगों को अपने सामने मरते हुए नहीं देखा। ये सच में काफी ज्यादा डरावना है। अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या मैं उस दुनिया में लौट जाऊंगा जहां से मैं आया था। नहीं मैं इस तरह की चीज टेस्ट नहीं कर सकता। अगर ये रिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो मुझे इसे संभाल के रखना चाहिए। लेकिन वो रिंग उसकी उंगलियों में फिट ही नहीं होती, मैं बस इसे इस उंगली में ही पहन सकता हूँ। और तभी वहाँ सोफी सास आ जाता है और उसकी बॉडी देख के रेड हैरान हो जाता है। सोफी सास कहता है तुम भी यहाँ हो, चलो साथ में नहाते हैं। और रेड भी मान जाता है, जिसके बाद सोफी सास भी बात लेने लगता है। तभी रेड को इजाबेल की बात याद आती है। वो हम स्लेव के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इजाबेल सही थी, ये आदमी सच में काफी चालाक है। क्या ये सारे निशान बैटल फील्ड के हैं? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी सोफी सास कहता है क्या तुम्हें अभी तक इस जगह की आदत नहीं हुई। और रेड कुछ गलत ही सोचने लगता है। वो इंसान आखिर क्या चाहता है, क्या वो मुझे झुकाना चाहता है। तभी सोफी सास कहता है तो फिर ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे परिवार को भेजने के लिए लोग भेजूंगा। रेड कहता है कैप्टन क्या आप हमारे परिवार को ढूंढने में हमारी मदद करना चाहते हैं। सोफी सास कहता है हाँ, लेकिन तुम लोगों ने जो जानकारी दी है वो काफी ज्यादा कम है। रेड सोचता है मैंने वो सब बकवास की थी, मैंने तो बस कहानी बनाई थी। मुझे काफी आश्चर्य हो गया यदि आप किसी को ढूंढ पाए तो। क्या तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में कोई और जानकारी याद है। रेड कहता पकड़े जाने के बाद मेरे सिर में चोट लगी थी, इसलिए मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। क्या वो मेरी बातों में लूपहोल ढूंढ के मेरी असली पहचान जानना चाहता है। सोफी सास कहता है मेरा एक छोटा भाई है जो लगभग तुम्हारी उम्र का है, उसे 12 साल पहले डीमन ट्राइब ने पकड़ लिया था, तब से मैंने उसे नहीं देखा। उसका नाम सोफी सैक है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। रेड सोचता है मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। और वो कहता है वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे स्लेव थे, मेरे लिए हर एक को जानना संभव नहीं है। सोफी सास कहता है जब किसी को पकड़ा जाता था तो उसके साथ क्या किया जाता था। हम लोग तो स्लेव थे, हमें मारना गाली गलौज करना काफी आम बात थी। मैं छोटी सी उम्र से ही किचन में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। रेड सोचता है शायद वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा है ताकि हम उसे उसके भाई के बारे में कुछ बता सकें। सोफी सास कहता है मैं बस यही आशा करता हूँ कि वो आज भी जिंदा हो, इस तरह शायद हम दोबारा एक बार मिल सकें। रेड कहता है गुलाम होना काफी बुरा है, लेकिन वहाँ का खाना काफी अच्छा था। वो जरूर काफी बड़ा और ताकतवर हो गया होगा। मुझे आशा है कि ये शब्द उसको बेहतर महसूस कराएंगे। मुझे आशा थी कि शांति समझौते पर साइन होने के बाद हम उनसे सारी ह्यूमन स्लेव को छोड़ने की अनुमति कर सकते थे। रेड कहता हमने अभी अभी उनकी ट्राइब पर अटैक किया है, क्या उन्होंने सभी स्लेव को मार नहीं दिया होगा। सोफी सास कहता है रीजन ने कहा डीमन ट्राइब के पास पहले से एक नई क्वीन लिलियन आ गई है। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है, क्या अब दोनों ट्राइब एक शांति समझौते में है, बस इतना ही। रेड सोचता है एक नई रानी, मुझे इस बारे में इजाबेल को बताना होगा। सोफी सास कहता अब एकमात्र इंसान जो डीमन ट्राइब के साथ बात कर सकता है वो रीजेंट है। रेड कहता आपके पिता और रीजेंट की आपस में नहीं बनती, इसीलिए आपके लिए रीजेंट से मदद मांगना कठिन होगा। मेरे पिता योर हाइनेस के टीचर और उनके सबसे भरोसेमंद भी। उन्होंने अपनी जवान इसलिए बंद रखी क्योंकि वो रॉयल हाइनेस के अधीन हैं। यदि ऐसा ना होता तो रीजेंट की डीमन क्वीन की हत्या करने की मंशा ना होती। इसके अलावा रीजेंट मेरे जैसे की मदद क्यों करेगा जो अपने दुश्मनों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। रेड कहते ये सच में काफी बड़ी समस्या है। सोफी सास कहता
लेकिन मैं इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ड्रेड कहता आप सच में एक अच्छे इंसान हैं, मुझे यकीन है आपके अच्छे काम आपकी मदद करेंगे, आप जरूर अपने भाई से दोबारा मिलेंगे। सोफी सास उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारी बातों के लिए धन्यवाद, और हाँ मुझे कैप्टन और टीम लीडर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सोफी सास कह सकते हो। जिससे रेड को अजीब लगने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से आ जाता है। इजाबेल सही थी, जरूर कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। एलिना कहती है मास्टर रेड ये आपका कमरा है, जिसके बाद एलिना वहाँ से चली जाती है। रेड कहता है वो सच में काफी सुंदर है, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरा सपना सच हो जाएगा, और वो अंदर चला जाता है जहाँ इजाबेल कपड़े बदल रही होती है। जो देख के उसकी नाक से खून निकल आता है। इजाबेल तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और इजाबेल जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। देखो मुझे मेरे असली नाम से बुलाना बंद करो, हम पर नजर रखी जा रही है। रेड कहता है बिल्कुल नहीं, अभी कुछ समय पहले तो मैं सोफी सास के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहा था। इजाबेल कहती है मैं मीट की बात कर रही हूँ, जब से आए हैं वो हम पर नजर रख रही है, हम अभी भी उसकी नजर में डीमन की सिलेब हैं, उनमें हमें पूरी तरह से भरोसा करने की हिम्मत नहीं होगी। रेड कहता है लेकिन उसे हमें एक ही कमरे में रखने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम लगातार कैप्टन से कह रहे थे कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, क्या तुम्हें लगता है उसने हमें एक ही रूम में टेस्ट करने के लिए रखा है कि हम शादीशुदा हैं या फिर नहीं? तभी इजाबेल को कुछ महसूस होता है कोई बाहर है, और हम देखते हैं एलिना ने बाहर से सुनने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जो सुन के वो वहाँ से चली जाती है। इजाबेल कहती है मुझे लगता है वो चली गई है, लेकिन रेड कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इजाबेल कहती है बहुत हो गया, अगर तुमने ये बकवास दोबारा की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रेड कहता है यदि ये काफी नहीं है तो हम नाटक छोड़ सकते हैं और ये असल में कर सकते हैं। जो सुन के इजाबेल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे एक शानदार पंच मार देती है। आज रात मैं यहाँ सोऊंगी और तुम फर्श में सोओगे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने सोते समय मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगी। रेड कहता है तुम तो काफी गुस्सा कर रही हो। इजाबेल कहती है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम कोशिश कर सकते हो। रेड कहता है तुम मुझे किस तरह का इंसान समझती हो? मैं बर्फ की तरह बिल्कुल साफ हूँ। इजाबेल अगर तुम मुझे यहाँ बुला सकती हो तो क्या तुम मुझे वापस भी भेज सकती हो? इजाबेल कहती है मुझे नहीं पता ये मैजिक किस तरह किया जाता है, यहाँ तक कि हाई प्रीस्ट भी नहीं जानती कि तुम्हें वापस कैसे भेजना है। तभी रेड को कुछ याद आता है, हाँ वो अंगूठे। इजाबेल क्या तुम मुझे थोड़ी समय के लिए अपनी अंगूठी दोगी? और इजाबेल अपनी अंगूठी रेड को दे देती है। यदि अंगूठी मुझे यहाँ तक ला सकती है तो ये मुझे वापस भी भेज सकती है। और वो दोनों अंगूठी को नीचे रख के चलो अब स्टार्ट करते हैं, मुझे वापस भेजो, मुझे वापस भेजो, मुझे वापस भेजो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। रेड पूरे 10 मिनट तक ऐसा ही करता रहता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये आखिर काम क्यों नहीं कर रहा? क्या प्रीस्ट ने मुझे यहाँ बुलाते समय कोई श्राप तो नहीं दे दिया? इजाबेल कहते हैं हाई प्रीस्ट ने केवल कुछ पुराने ट्रांसफर स्पेल को पढ़ा था, केवल डीमन टाइप के कुछ एल्डर स्पेल को पढ़ सकते हैं। रेड कहता है इसका मतलब मेरे घर जाने का एकमात्र रास्ता डीमन टाइप में वापस जाके मिलेगा, और वो इजाबेल की अंगूठी वापस करने लगता है। लेकिन इजाबेल सो जाती है। आमतौर पे काफी भयानक और आक्रामक है, लेकिन अब मुझे इसे देखने का मौका मिला है, ये असल में काफी सुंदर है। जिसके बाद रेड भी सो जाता है और हम सोफी सास को देखते हैं। तभी वहाँ एलिना आती है। सोफी सास कहता है क्या तुम उनकी जासूसी कर रहे थे? इजाबेल कहती है हाँ, क्योंकि वो अभी अभी डीमन टाइप से वापस आए हैं। सोफी सास उसे पकड़ के कहता है अगली बार मेरी अनुमति के बिना ऐसा मत करना। इजाबेल कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पहली बार है जब आप किसी को घर लेके आए हैं। सोफी सास कहता है जब मैंने उसे पहली बार देखा तब मुझे बिल्कुल एक अलग एहसास हुआ, बिल्कुल एक परिवार की तरह। वो शायद मेरा भाई सोफी सैक हो सकता है। इजाबेल कहती है मैंने काफी लंबे समय से आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद उनके बीच कुछ होता है और हम अगले दिन में देखते हैं। रेड नींद से जागता है पर इजाबेल वहाँ नहीं होते। इजाबेल कहाँ है? तभी वहाँ एलिना आती है। गुड मॉर्निंग मास्टर रेड। रेड भी गुड मॉर्निंग करता है और वो उसके लिए कपड़े लाई होती है। ये वो कपड़े हैं जो मेरे मास्टर ने खासकर आपके लिए बनवाए हैं, आप इस पर काफी अच्छे लग रहे हैं। तो इस दुनिया के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। मिस क्या आप जानती है इजाबेल कहाँ गई है? एलिना कहती है मिस इजाबेल और मेरे मास्टर गार्डन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप भी वहाँ क्यों नहीं चलते? और वो लोग भी बाहर आ जाते हैं, जो देख के रेड शौक हो जाता है। ये गार्डन सच में काफी बड़ा है, अगर वो मुझे रास्ता नहीं दिखाती तो मैं काफी पहले यहाँ खो जाता। जिसके बाद हम सोफी सास को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके हर तीर निशाने पर लग रहे होते हैं। रेड कहता आप तो इसमें काफी अच्छे हैं। सोफी सास आपका निशाना तो सच में काफी अच्छा है। सोफी सास कहता है क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? रेड कहता है नहीं, मैं आपकी तरह शूटिंग करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। सोफी सास कहता है क्या ऐसा है? पर ये वही तो इस काम में काफी अच्छी है। और हम इजाबेल को देखते हैं और उसका भी हर तीर बिल्कुल निशाने पे होता है। रेड कहते हैं ऐसा लगता है उसकी शक्तियां भले ही चली गई हों, लेकिन उसकी स्किल्स बिल्कुल पहले की तरह हैं। और तभी वो उस बात को याद करके डर जाता है। शांत रहो, जब तुम मुझे भी नहीं हरा सकते, मुझे इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए थे। तभी एलिना कहती है मास्टर ब्रेकफास्ट तैयार है। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। सोफी सास कहता है तुम दोनों काफी लंबे समय से डीमन ट्रैप के साथ रह रहे थे, क्या तुम लोगों को अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है? रेड कहता हाँ, मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। और वो सोचने लगता है मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आपने हमारी बहुत मदद की
की है, लेकिन हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। सोफिसास कहता है इसकी चिंता मत कर, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। मैंने पहले ही एलिना को तुम्हारी देखभाल करने के लिए कह दिया है, वो तुम्हें सिखा देगी एम्पायर में दोबारा कंफर्टेबली कैसे रहना है। रेड मन में कहता वो नहीं चाहती कि हम अपनी बाकी जिंदगी यहाँ पे बिताएं, क्या होगा अगर उसने हमें कुछ कह दिया तो। तभी इजाबेल कहती है हम दोबारा अपने दम पे रहने के लायक होना चाहते हैं, हम सच में आपको और परेशान नहीं करना चाहते। सोफिसास कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो असल में चाहता हूँ कि एम्पायर आपकी मदद करे, हम आप लोगों के लिए काम भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप दोनों यहीं रह के काम करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। मैं भी असल में रेड के खाने का स्वाद चखना चाहता हूँ। जो सुन के रेड की हालत खराब हो जाती है, लगता है मेरे लगने वाले हैं। तभी इजाबेल कहती है मैं जिंदगी और किचन में काम करने की बजाय डीमन ट्राइब जाना पसंद करूंगी, जिससे रेड डर जाता है। ये तुम क्या कर रही हो, उसे गुस्सा मत दिलाओ। सोफिसास कहता है यो भाई तुम किस बारे में बात कर रही हो। इजाबेल कहती है जब मैं डीमन ट्राइब के साथ थी तब मैंने सुना था एम्पायर अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कहानी के अनुसार पहले ह्यूमन अपनी कमजोरी और दुर्बलता के कारण लगातार डर में रहते थे। लगातार हमलों के कारण ह्यूमन एक ऐसे ड्रैगन की तलाश में निकल गए जिसके पास बहुत सारी पावर्स और जो उनकी रक्षा कर सके। ड्रैगन ने उनकी सिटी और टाउन बनाने में मदद की और उन्हें मैजिक भी सिखाया, जिसके बाद ह्यूमंस ने ड्रैगन को अपना सिंबल बना लिया। किंग के पास 7 आर्मी है जिनके पास अलग अलग कलर के सिंबल हैं, जिनमें रेड और ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड सबसे स्ट्रॉन्ग है, और पर्पल, टीन, एम्बर और एस कलर ग्रुप एम्पायर की चारों ओर की दीवार की रक्षा करते हैं। लेकिन व्हाइट ड्रैगन यूनिट किंग के पर्सनल घुड़सवार हैं, जो केवल आम लोगों की मदद करने और फेस्टिवल में ही काम आती हैं। यहाँ यदि कोई व्यक्ति गरीबी से बचना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका है आर्मी में भर्ती होकर आगे बढ़ना, जिसके केवल 2 ही तरीके हैं। पहला ट्रेनिंग करके दिखाना कि तुम काबिल हो, और दूसरा कैपिटल के किसी अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा हासिल करके। इस स्कूल के बनने के बाद से यहाँ के बच्चों को राजा के पास भेजा जाता रहा है। कहानी के अनुसार यहाँ के प्रिंसिपल बेस्ले आंद्रे की उम्र 500 साल है। वे सभी मैजिक स्पेल्स को जानते हैं और अब गॉड लेवल पे चले गए हैं। कहा जाता है कि स्कूल के सभी टीचर्स मिलकर हजारों सोल्जर्स का सामना कर सकते हैं, इसीलिए मैं उस स्कूल की स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे स्वॉर्ड और मैजिक पहले से आता है, मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। रेड सोचता है ऐसा लगता है ये डीमन ट्राइब जाने का एकमात्र रास्ता है। सोफिसास कहता है क्या तुम सच में ऐसा ही चाहती हो। इजाबेल कहती है मैं बदलना चाहती हूँ, जो सुन के रेड डर जाता है। सोफिसास कहता है बदलना, तुम क्या कहना चाहती हो। रेड सोचता है अगर उसने सच बता दिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, और रेड कहता है हाँ हम बदलना चाहते हैं। काफी लंबे समय से डीमन ट्राइब हमें परेशान कर रही है, उनसे छुटकारा पाने का केवल एकमात्र तरीका है स्ट्रॉन्ग बन के उन्हें हराना। इस तरह हम अपने लोगों को ही बचा लेंगे जिन्होंने उन्हें स्लेव बना लिया है। सोफिसास कहता है यदि यही कारण है तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगा, जो सुन के रेड हैरान हो जाता है क्यों नहीं। सोफिसास कहता है लड़ना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है, तुम यही क्यों नहीं रुक जाते, हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ लेंगे। तभी रेड कहता है सोफिसास असल में मेरे पास एक और कारण है। सोफिसास कहता है दूसरा कारण, और वो क्या है। ये सच है कि हम अभी काफी वीक हैं, पर अगर हम स्कूल चले जाएं तो हम स्ट्रॉन्ग बन के आगे आपकी मदद कर सकते हैं। आपके पिता और रीजन दोनों ही अभी ह्यूमन टाइप के लिए लड़ रहे हैं और हम भी इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम आपका कर्ज चुका सकते हैं। इजाबेल सोचते है वो भले ही कमजोर दिखता हो पर वो बातें काफी अच्छी करता है। रेड सोचता है मैंने सभी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है, मुझे आशा है कि अब वो मान जाएगा। सोफिसास थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर उसे पकड़ के कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो। और रेड के पसीने छूट जाते हैं, उसने मेरी बकवास पे यकीन कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या वो पागल है। तभी इजाबेल कहती है मिस्टर लीडर, हम किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है और हम खुद को आम नागरिक भी नहीं कह सकते। आप ही हमारी एकमात्र आशा है जो हमारी स्कूल जाने में मदद कर सकते हैं। तो पिसास कहता है मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा, तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है, जब तक तुम दोनों मेहनत से पढ़ाई करोगे तुम दोनों कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहोगे, लेकिन तुम कभी भी बहुत दूर मत जाना। जो सुन के रेड की हालत खराब हो जाती है। इजाबेल कहती है टीम लीडर की आंखें काफी अच्छी हैं, वो तुम्हें देख के ही तुम्हारा पोटेंशियल देख सकते हैं। सो पिसास कहता है शायद तुम्हें खाना बनाने की काफी अच्छी स्किल होगी। रेड कहता है मुझे जाने दो, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। जिसके बाद वो लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पिसास कहता है स्कूल 2 महीने पहले ही शुरू हो चुका है, अब हम केवल तुम्हें लेट आने वाले स्टूडेंट की तरह ही भेज सकते हैं। रेड कहता है तो क्या इसका मतलब हमें सीधा मैजिक और स्वॉर्ड की क्लास में जाना पड़ेगा। सो पिसास कहता है स्वॉर्ड और मैजिक स्कूल की 9 ब्रांच में से 2 हैं। मैजिक, स्वॉर्डमैनशिप, क्लोज कॉम्बैट, आर्चरी स्कूल की मेन ब्रांच है। आप इन 9 ब्रांच के टीचरों के पास जाओगे और वो आपकी ताकत और कमजोरी को देखेंगे और इससे तुम्हें तुम्हारी सबसे अच्छी ब्रांच मिलेगी। रेड सोचता पर मैं गेम खेलने, वीडियो बनाने और ड्राइंग बनाने के अलावा किसी में अच्छा नहीं हूँ। और वो सोफिसास से कहता है लेकिन मुझे कुछ भी करना नहीं आता। सोफिसास कहता है टीचर अलग अलग तरह से जिस ब्रांच में तुम अच्छे हो उसका पता लगा लेंगे, जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास है तुम कुछ भी ना जानते हुए पास हो जाओगे। सोफिसास कहता है सोल्जर तुम्हें टीचर के पास ले जाएगा। वो सोल्जर कहता हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रेड कहता है तुम तो वही हो जिसने पहले मदद की थी। और तभी सोफिसास वहाँ से जाने लगता है। रेड कहता है सोफिसास क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। सोफिसास कहता है नहीं, मुझे आज अपने पिता के साथ रॉयल हाइनेस के पास जाना है। यदि तुम टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम्हारे रहने की व्यवस्था एकेडमी में ही हो जाएगी, पर यदि तुम टेस्ट पास नहीं कर
पाए तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा और अपने घर वापस ले आऊंगा। जो सुन के रेड की हालत खराब हो जाती है, इजाबेल कहती है बेकार इंसान। और तभी रेड सोचता है इस दुनिया में ये मेरा पहला टेस्ट होगा। जिसके बाद हम एकेडमी के अंदर क्लोज कॉम्बैट की क्लास देखते हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा फिस्ट ऑफ बिंड को कैसे मास्टर करना है। पर फिस्ट ऑफ बिंड से पहले तुम्हें जानना होगा शैडो स्ट्रेंथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये बंदा है एकेडमी का क्लोज कॉम्बैट का टीचर माइक यासो। और तभी वो एक बंदे को उठा के कहता है तुम सभी को ये करके क्यों नहीं दिखाते हैं। जिसके लिए वो बंदा भी तैयार हो जाता है। तभी माइक उसे एक पत्थर देता है, इसे पकड़ो, अब पूरी पावर के साथ इस मूर्ति पर स्ट्राइक करो। और वो बंदा भी ऐसा ही करता है। वो इतना पावरफुल पंच मारता है कि मूर्ति टूट जाती है। जिसकी पावर देख के सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। माइक कहता है अपने हाथ खोलो और हम देखते हैं उसके हाथ का पत्थर धूल में बदल जाता है। तुम्हारा स्ट्राइक काफी पावरफुल था, तुमने अपने हाथ में रखे पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यदि तुम शैडो स्ट्रेंथ में मास्टर होना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्राइक करना तो आना चाहिए, पर तुम्हारे हाथ में रखी चीज भी नहीं टूटनी चाहिए। जो सुन के सभी बच्चे शौक हो जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ये तो काफी नया है। वो बंदा कहता है टीचर पर ऐसा करना तो नामुमकिन है। तभी टीचर माइक एक चिड़िया को निकाल के उसे अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उस मूर्ति पे एक पावरफुल स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे वो मूर्ति धूल में बदल जाती है। पर उनके हाथ की बर्ड को कुछ भी नहीं हुआ होता। जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, आपने ये कैसे किया। तभी रेड और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। रेड कहता है ये तो काफी ज्यादा कूल है, उन्होंने एक ही पंच में मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। टीचर माइक कहते हैं तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। गार्ड कहता है टीचर माइक हम आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ये दोनों नए स्टूडेंट है जो यहाँ पे शामिल होने आए हैं, मैं इन्हें यहाँ लेके आया हूँ जिससे आप इनका एंट्रेंस टेस्ट ले सकें। और इजाबेल को देख के क्लास के सभी लड़के काफी खुश होते हैं। टीचर माइक रेड से कहते हैं तो तुम यहाँ शामिल होना चाहते हो। रेड भी हाँ कर देता है। टीचर माइक उसे गाली देते हुए कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम यहाँ क्लोज कॉम्बैट सीखने आए हो। और तभी अपनी फेयर एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं वो इसका फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने इसे हमारे एंट्रेंस टेस्ट में भी यूज किया, तो वो आखिर कितने पावरफुल हैं। तभी टीचर माइक इजाबेल को देखते हैं जिसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। इजाबेल कहती है कि अब हम मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप के टीचर को देखने चल सकते हैं, जिससे गार्ड थोड़ा घबरा जाता है। टीचर माइक कहते हैं तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया, तुम जरूर क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छा करोगी। पर इजाबेल मना कर देती है, मुझे माफ करना, मुझे केवल मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है। टीचर माइक कहते हैं ये काफी अफसोस की बात है। तभी वो रेड को देखते हैं, तुम भी ठीक लग रहे हो। रेड कहता मुझे नहीं लगता मैं उस ओल्ड मैन की फेयर एबिलिटी के बाद खड़ा रह सकता हूँ। तभी गार्ड उसे हिलाता है, मिस्टर रेड ऐसा लगता है आपने टीचर माइक के टेस्ट को पास कर लिया है। पर उसके हिलाते ही रेड गिर जाता है और गार्ड उसे संभालने लगता है। इजाबेल कहते कितना कमजोर इंसान है। जिसके थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, सभी लोग कहाँ गए। इजाबेल कहती है सभी लोग पहले ही चले गए हैं। एलेक्स नाम का बंदा कहता तुम टीचर माइक की फेयर एबिलिटी से बेहोश हो गए थे। रेड कहता वो काफी ताकतवर थी, उन्होंने ऐसा कैसे किया। एलेक्स कहता है कैसे, वो अपनी खुद की बनाई हुई एबिलिटी का यूज कर रहे थे। तुम एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। रेड हंसते हुए कहता है मुझे चोट लगने की आदत नहीं है, मुझे लगता है काफी सही है कि मैं पास नहीं हो पाया। और सोचने लगता है मैं तो एक आम इंसान हूँ, अगर मैं इनके साथ शामिल हो गया तो मैं तो ट्रेनिंग के समय ही मर जाऊंगा। खैर अब भी हम दोस्तों बन ही सकते हैं। जो सुनकर एलेक्स थोड़ा सा हैरान हो जाता है। रेड कहता है हाँ आज से मैं भी इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम रेड है, तुम मेरे पहले दोस्त हो जो मेरा यहाँ आने के बाद बना है। एलेक्स कहता है मेरा नाम एलेक्स एयर है, चूंकि तुम मेरा दोस्त बनने के लिए इतना एक्साइटेड हो तुम मुझे एयर कह सकते हो। रेड कहता है जरूर। जिसके बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं क्लोज कॉम्बैट की क्लास में हूँ। इजाबेल कहती है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, पर तुम लोगों को अपना दोस्त बनाने के लिए राजी कर सकते हो। रेड कहता है तुम्हारा राजी करने से क्या मतलब है, मैंने अभी अभी एक दोस्त बनाया है। तभी गार्ड कहता है क्योंकि तुम लोग क्लोज कॉम्बैट नहीं सीखना चाहते तो चलो मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप की क्लास में चलते हैं। जिसके बाद हम एक ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ कुछ लोग किसी को चेयर कर रहे होते हैं, जो कि मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप की टीचर होती हैं, जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर लड़ रही होती हैं। स्वॉर्डमैनशिप क्लास की टीचर ड्रोना कहती है ऐसे इतना एग्रेसिवली हमला करना बंद करो। मैजिक क्लास की टीचर बैडले ऐसी कहती है तुम मुझे मजाक कर रही हो, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप की क्लास हमेशा ही ट्रेनिंग ग्राउंड में कब्जा जमाए रखती है, मेरे स्टूडेंट आखिर यहाँ कैसे ट्रेनिंग करेंगे। और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ड्रोना उसे डॉज कर लेती है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहती है तो यहाँ आने से पहले मुझसे बता देना चाहिए। उनके स्टूडेंट भी उन्हें फाइट के लिए चेयर कर रहे होते हैं। बुरी कहता है चलो मैं कुछ मजेदार देखना चाहता हूँ, चलो उन्हें स्वॉर्डमैनशिप क्लास का गुस्सा दिखाओ। मैजिक क्लास के स्टूडेंट कहती है तुम्हारी गलती है, तुम लोग हमेशा ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस आते हो। और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम वहाँ सफाई कर रहे एक आदमी को देखते हैं। मैंने कुछ देर पहले ही यहाँ सफाई की थी, अब सब कुछ फिर से गंदा हो गया। यहाँ ऐसी ड्रोना पर लगातार अटैक कर रही होती है। तभी उसका एक अटैक ड्रोना के कवच को छू के निकल जाता है, जिससे ड्रोना गुस्से में आ जाती है। अगर तुम इसी तरह खेलना चाहती हो तो फिर चलो खेलते हैं। और वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ऐसे उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। पर ड्रोना उसके पीछे चली जाती है और उस पर एक पावरफुल स्ट्राइक कर देती है, लेकिन ऐसे उसे सही समय पर देख लेती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। पर तभी उनका अटैक सफाई कर रहे आदमी की ओर बढ़ने लगता है। तभी रेड वहाँ पे आ जाता है और सफाई कर रहे आदमी को सही समय पर बचा लेता है, जिससे फाइट रुक जाती है और सभी लोग का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। रेड कहता है ये काफी दर्द कर रहा है, ओल्ड मैन क्या आप ठीक हैं? ओल्ड मैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? और वो रेड की तरफ इशारा करता है, क्योंकि रेड के कपड़े चल रहे होते हैं और वो जल्दी से उसे बुझाने लगता है। अगर मुझे सचमुच उसे चोट लग जाती तो मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होता। तभी उसके सामने एक तलवार आ जाती है। ड्रोना कहती तुम इस एकेडमी के स्टूडेंट तो नहीं लगते, क्या तुम यहाँ क्लासों की जासूसी करने आए हो? रेड सोचता है आखिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं
नहीं हूँ। टीचर वो अपने सोल्डमैन को लगभग मार दिया था जो यहाँ पे सफाई कर रहा था और वो उसकी तरफ इशारा करने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। आखिर ये आदमी कहाँ चला गया। रेड कहता कुछ समय पहले वो आदमी तो यहीं पे था। तभी गार्ड और इजाबेल भी वहाँ आ जाते हैं। गार्ड कहता है मिस ड्रोना उन पे हमला मत कीजिए, वो असल में सोफी सास के दोस्त हैं। टीचर कहती है तो तुम, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्या सोफी सास भी आए हैं, और वो उसे देखने लगती है। गार्ड कहता है वो असल में किसी काम से गए हैं इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ड्रोना कहती है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं देख सकती हूँ तुम कुछ लोगों को भी लेके आए हो। गार्ड कहता है ये नए स्टूडेंट है जो अभी अभी यहाँ आए हैं, अभी तक इन्हें इनकी ब्रांच नहीं मिली जिस पे ये पढ़ना चाहते हैं। ड्रोना कहती है नए स्टूडेंट, क्या सोफी सास ने इसकी अनुमति दी है। ऐसी कहती है स्कूल प्रिंसिपल को इसके बारे में पता है। गार्ड कहता हाँ प्रिंसिपल ने पहले ही टीम लीडर को इसकी अनुमति दे दी है। तभी ड्रोना इजाबेल के कहीं तो देख के खुद को कंपेयर करने लगती है और फिर ऐसी को भी कंपेयर करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ क्लास के लड़के इजाबेल को देख के उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। बुरी कहता वो इतनी भी सुंदर नहीं है। तभी ड्रोना कहती है तुम लोग नए हो तो चलो तुम्हारी पावर्स भी देख लेते हैं। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है। ड्रोना कहती है तो तुम दोनों में से पहले कौन जाना चाहेगा, और इजाबेल पहले जाने के लिए तैयार हो जाती है। ड्रोना ऐसी से कहती है अब तुम किसका इंतजार कर रही हो, और ऐसी अपनी मैजिक बॉल से उतर के उसे छोटा करके इजाबेल को दे देती है। यह रेड गार्ड से कहता है जरा सुनना, क्या ये मैजिक बॉल किसी व्यक्ति के पोटेंशियल का पता लगाती है। गार्ड कहता है क्या तुम्हें बाउंड्री फोर्स के बारे में नहीं पता। रेड कहता है वो मैं काफी लंबे समय से डीमन टाइप के साथ था इसीलिए मुझे इस बारे में नहीं पता, और सोचने लगता है क्या ये कोई ऐसी चीज है जो यहाँ सभी को पता होना जरूरी है। गार्ड कहता हाँ मैं भूल गया था कि तुम डीमन टाइप के साथ बड़े हुए हो, चलो मैं तुम्हें बाउंड्री फोर्स के बारे में बताता हूँ। असल में इस संसार की सभी जिंदा जीवों में बाउंड्री फोर्स होता है, लेकिन उस फोर्स को आसानी से यूज नहीं किया जा सकता। बाउंड्री फोर्स को यूज करने के लिए तुम्हें तुम्हारी बॉडी को एक पॉइंट तक ले जाना पड़ता है जिसे बाउंड्री पॉइंट कहते हैं, लेकिन वो मैजिक बॉल दिखा सकता है तुम्हारे अंदर कितना बाउंड्री फोर्स है। रेड कहता पर बाउंड्री पावर क्या है। गार्ड कहता बाउंड्री फोर्स पानी की तरह है, हर किसी के अंदर एक पानी का कप होता है, लेकिन उनके शरीर के अंदर लगे पानी के कप का आकार यह निर्धारित करता है कि वो कितना पानी जमा कर सकते हैं। ये पानी का कप बॉर्डर पावर है और जो कलेक्ट किया जाता है वो है बॉर्डर फोर्स, और बॉर्डर पावर को ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप दोनों के स्टूडेंट को बड़ी मात्रा में बॉर्डर फोर्स की जरूरत होती है। अगर उनका कप छोटा है तो वो दोनों में से किसी भी क्लास में नहीं जा पाएंगे, उन्हें दूसरी कोई और क्लास ढूंढनी होगी। डीमन ट्राइब इसे मैजिक फोर्स कहती है और वो बॉर्डर पावर को मैजिक ऑफ बॉल कहते हैं। रेड सोचता है तो बॉर्डर फोर्स मैजिक फोर्स के बराबर है और मैजिक पावर उनके लिए बेल कुआं है। बेल बेसिकली अगर तुम नहीं समझे तो बाउंड्री पावर तुम्हारा शरीर है, उसके अंदर जो है बाउंड्री फोर्स वो तुम्हारी पावर्स हैं। पर यदि तुम्हारा शरीर बाउंड्री पावर कमजोर है तो तुम्हारे अंदर बाउंड्री फोर्स भी कम होगा, लेकिन यदि तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा शरीर बाउंड्री पावर स्ट्रॉन्ग होगा जिससे तुम्हारा बाउंड्री फोर्स भी बढ़ता जाएगा और ऑब्वियसली इससे तुम पावरफुल बनोगे। जिसके बाद हम देखते हैं इजाबेल मैजिक बॉल को हाथ में ले लेती है और सभी लड़के उसे चेयर करने लगते हैं जिससे कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। गार्ड कहता है यदि मैजिक बॉल से हल्की रोशनी निकलेगी तो युवा की पावर नॉर्मल मानी जाएंगे और वो मैजिक क्लास में शामिल हो सकती है। रेड कहता है लेकिन क्या होगा अगर उससे कोई भी रोशनी ना निकले, तो इसका मतलब यह है कि वो मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप की क्लास में नहीं जा सकते। ड्रोना कहती है क्या चल रहा है, काफी लंबा समय हो गया, मुझे लग रहा था कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो होगा। ऐसे कहती तुम थोड़े समय शांत रहो, मैं महसूस कर सकती हूँ। और तभी मैजिक बॉल बहुत ज्यादा चमकने लगता है जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गार्ड कहता है वो सचमुच कुछ और है। सभी स्टूडेंट भी देख के काफी हैरान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा पावर, वो तो सच में काफी कूल है। जिसके बाद ऐसी इजाबेल से मैजिक बॉल ले लेती है। क्या तुमने पहले कभी मैजिक सीखा है। इजाबेल कहती है हाँ मैंने पहले कुछ मैजिक सीखा है, लेकिन कुछ कारण से मैंने अपना बॉडी फोर्स खो दिया है। ऐसी सोचती है उसकी बॉडी फोर्स महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा बॉडी पावर है। मैंने ऐसा सालों नहीं कई सौ सालों में कुछ भी नहीं देखा। तुम पास हो गई, अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। जिससे मैजिक क्लास के स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि उनकी क्लास में अब एक हॉटी पड़ेगी। ड्रोना कहते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी कहती मैं लोगों के पोटेंशियल को अच्छे से पहचानती हूँ, ये बच्ची अभी भी रहने से थोड़ा नीचे है। गार्ड कहता है सचमुच ये वही कुछ खास है। उनके बाउंड्री फोर्स से मैजिक बॉल में लाइट का विस्फोट हो गया था। रेड सोचता है आखिरकार वो डीमन क्वीन है, भले ही उसने अपनी मैजिक पावर खो दी हो, लेकिन अभी भी उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यहाँ ड्रोना ऐसी को कांग्रेट्स करती है, अब तुम्हारे पास एक स्पेशल स्टूडेंट है। तभी इजाबेल शॉर्ट की तरफ बढ़ने लगती है और उसे पकड़ लेती है। ऐसी कहती है अब तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने टेस्ट पहले ही पास कर लिया है। इजाबेल कहती मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, मुझे मैजिक या स्वॉर्डमैनशिप क्या सीखना चाहिए। ड्रोना कहते कहीं तुम मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप दोनों क्लास में जाने का तो नहीं सोच रही हो। इजाबेल कहती मैं इसका इस्तेमाल नहीं कहती, लेकिन मैंने ईस्ट में फॉरनर से तलवार चलाना सीखा है। तभी गार्ड कहता मिस यू, मैजिक टीचर ने पहले से ही आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इजाबेल कहती है मैं कोशिश करना चाहती हूँ। ड्रोना कहती है ठीक है, यदि ऐसा है तो चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। और वो स्वॉर्डमैनशिप क्लास के स्टूडेंट से कहती है तुम में से कौन नए स्टूडेंट की मदद करना चाहेगा। जिसके लिए बोरी सामने आता है। टीचर मुझे ये करने दीजिए और उसके साथ ही उसे चेयर करने लगते हैं। बोरी कहता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा, देखते हैं तुम मेरी शॉट का सामना कैसे करोगे। रेड अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहता है चलो देखते हैं तुम कितनी खतरनाक हो सकती हो। ड्रोना कहती
ये बस एक टेस्ट मैच है, तुम बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोरी कहता है जरूर, मैं इस छोटी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह रेड इजाबेल को चेयर कर रहा होता है। इजाबेल कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। रेड कहता है सावधान रहना, ये बंदा बिल्कुल ठरकी लग रहा है, तुम्हें समझ आया ना, तुम्हें ध्यान रखना होगा। इजाबेल कहती है तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। जिसके बाद टीचर ड्रोनो उनका मैच स्टार्ट कर देती है और बुरी सीधा इजाबेल के कहीं तो अटैक करने लगता है, लेकिन इजाबेल बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है। तभी बुरी उस पर दोबारा अटैक करता है, पर इजाबेल इस बार भी आसानी से बच जाती है। बुरी कहता है ऐसा लगता है इस बच्ची को भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स आती हैं। तभी इजाबेल अपने टॉप को देखती है जो कि हल्का सा टूट जाता है, जिससे वहाँ खड़े स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं। पर रेड को इससे बहुत गुस्सा आता है, ये लोग सच में पागल हो गए हैं। यहाँ बुरी दोबारा इजाबेल पे अटैक कर देता है, पर इजाबेल उससे बच के उस पर काउंटर अटैक कर देती है, लेकिन बुरी भी उसके अटैक को रोक लेता है और वो दोनों दूर चले जाते हैं। तभी इजाबेल उस पर दोबारा अटैक कर देती है और बुरी भी उस पर अटैक कर देता है, पर इजाबेल उसके अटैक से बच के उसके पीछे अटैक कर देती है। पर बुरी उसे सही समय पर देख लेता है और उससे बच जाता है, लेकिन इससे पहले वो संभल पाता है इजाबेल उस पर अटैक कर देती है और एक के बाद एक अटैक करने लगती है। और इजाबेल की एबिलिटी देख के टीचर ड्रोना भी हैरान हो जाती है। यहाँ इजाबेल के अटैक से बुरी मुश्किल में पड़ने लगता है। मुझे नहीं लगता मैं इसे लंबे समय तक रोक पाऊंगा, और वो अपनी बाउंड्री फोर्स का यूज करने लगता है और इजाबेल पे अटैक कर देता है, जिसे इजाबेल डॉज कर लेती है, पर वो अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी टाल्स रेनिस नाम का बंदा सही समय पे आके उसके अटैक को रोक लेता है और इजाबेल को पकड़ के उसको उसके अटैक से बचा लेता है। रेनिस कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी उसके कंधे पे किसी का हाथ आता है, मेरी वाइफ को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वाइफ सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्या ये लोग शादीशुदा हैं। रेड इजाबेल से कहता है क्या तुम ठीक हो। इजाबेल कहती है वो बस जो भी कर रहा था वो बस बच्चों का खेल था। ड्रोना गार्ड से कहती है क्या ये दोनों सच में शादीशुदा हैं, और गार्ड हाँ कहता है, जिससे ड्रोना को थोड़ी शांति मिलती है। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। और वो उनके पास जाने लगती है। गार्ड सोचता है तो ये कारण है कि टीम लीडर यहाँ नहीं आए। ड्रोना कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बॉन्डी फोर्स का यूज नहीं करना है, जिससे बुरी डर जाता है। वो मैंने इसका यूज खुद को बचाने के लिए किया था। तभी ऐसी कहती है हम सभी ह्यूमन है, लेकिन रेरेन तुमसे काफी पावरफुल है। ये है मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट टाल्स रेरेन। ऐसा लगता है रेरेन को फ्यूचर के लिए एक अच्छा राइवल मिल गया है। रेरेन कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी टीचर ड्रोना इजाबेल से कहती है ऐसा लगता है तुमने अपनी स्किल टीचर मोचिया से सीखी है। इजाबेल कहती है हाँ आपने सही कहा। जिसके बाद हमें टीचर मोचिया के बारे में पता चलता है, जिनका नाम स्वॉर्डमैनशिप में काफी फेमस है, जिन्हें की गॉड ऑफ स्वॉर्ड भी कहा जाता है। और ये सुन के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। उसने मोचिया से ट्रेनिंग ली है, कोई शक नहीं कि वो इतनी पावरफुल है। ड्रोना कहती है मैंने भी उनसे ट्रेनिंग ली हुई है, इसीलिए मैं बता पाई जो तुमने स्किल यूज की थी वो उनकी सिखाई हुई है। इजाबेल कहती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पहले जो आपने स्किल यूज की थी वो तो मोचिया से भी पावरफुल थी। ड्रोना हंसते हुए कहते हैं ऐसा लगता है इन चीजों में तुम्हारी नजर काफी अच्छी है, तो फिर ठीक है, आज से तुम भी मेरे स्टूडेंट्स में से एक हो। जिससे स्वॉर्डमैनशिप क्लास के स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। मैजिक क्लास के स्टूडेंट कहते हैं वो अभी से इतने खुश क्यों है, अभी उसने तय नहीं किया वो किस क्लास में जाएगी। रेड इजाबेल को पोक करते हुए कहता है और तुम कह रही थी कि मैं लोगों का ध्यान खींचने में अच्छा हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास भी ये हुनर है। इजाबेल कहती है मैं सच कह रही थी, लेकिन वो अभी भी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी मैं अपनी फुल पावर के साथ हूँ, लेकिन वो अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसी ड्रोन से कहती है मेरे स्टूडेंट से तुम्हारा क्या मतलब है, वो पहले से ही मेरी क्लास में है। ड्रोना कहती है शॉट चलाने की उसकी एबिलिटी मैजिक से बहुत बेहतर है, अगर वो मैजिक की क्लास में जाती है तो उसकी शॉट चलाने की एबिलिटी पूरी तरह बेकार हो जाएगी। और वो दोनों लड़ने लगती हैं। गार्ड कहता है ये इस पर डिपेंड करता है कि ये वही कहाँ जाना चाहती है। इजाबेल कहती है मैं अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। ऐसी कहती है यदि ऐसा है तो फिर चलो इसे लड़के सुलझा लेते हैं। ड्रोना कहती है चलो ऐसा ही करते हैं, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तभी उनके बीच रेड आ जाता है। टीचर मेरा टेस्ट लेने के बारे में क्या ख्याल है। ऐसी कहती क्या तुम टेस्ट देना चाहते हो। रेड कहता हाँ मैं भी टेस्ट देना चाहता हूँ, और टीचर उसे भी मैजिक बॉल दे देती है। रेड सोचता है मैंने इस पल के लिए पूरी जिंदगी इंतजार किया है, शायद इस दुनिया में मेरे पास इतना मैजिक है कि मैं इस दुनिया में शांति ला सकता हूँ। मैं कहीं इससे निकली लाइट से सभी को अंधा ना कर दूं। और सभी लोग रेड के बारे में ही बात करने लगते हैं। क्या तुम्हें लगता है उसकी लाइट उस लड़की से भी ज्यादा होगी। शायद अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन 3 मिनट पूरे होने के बाद भी मैजिक बॉल से रोशनी नहीं आती। ये आदमी आखिर क्या कर रहा है, वहाँ तो जरा भी रोशनी नहीं है। और सभी लोग उसे चीटर कहने लगते हैं, और रेड के भी पसीने छूट जाते हैं। आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट क्यों नहीं आ रही। बुरी कहता है ऐसा लगता है ये भी एक कचरे का टुकड़ा है। तभी ऐसी कहती है साफ है कि तुम शुरू से ही एक यूजलेस नंबर थे, मैंने तुम्हारा टेस्ट बस इसलिए लिया जिससे तुम खुद से अपने फेलियर को देख पाओ। रेड कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यूजलेस नंबर क्या है। गार्ड कहता है यूजलेस नंबर एक ट्री है जो कि साउथ में होता है। इसकी लकड़ी का यूज ना ही हम घर बनाने में कर सकते हैं और ना ही चलाने में, इसीलिए इसे यूजलेस नंबर कहा जाता है। और इसीलिए जिस इंसान के पास कोई भी पोटेंशियल नहीं होता हम उसे यूजलेस नंबर कहते हैं। रेड कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं ना ही मैजिक सीख सकता हूँ और ना ही स्वॉर्ड। ऐसी कहती है तुम्हारे पास बॉन्डी फोर्स नहीं है तो तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम स्वॉर्ड का यूज करना सीख सकते हो, लेकिन तुम उन लोगों को नहीं हरा पाओगे जो पहले से ही बॉन्डी फोर्स का यूज करते हैं। जिससे रेड निराश हो जाता है, क्या अब और कोई रास्ता नहीं है। बुरी कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हमने पहले ही कह दिया कि तुम यूजलेस नंबर हो। यदि तुम इसी तरह बातें करते रहोगे तो शायद तुम्हारा दिमाग भी खराब है, यहाँ से चले जाओ, ये जगह बेकार इंसानों के लिए नहीं है। तभी रेड को सोफी सास की बात याद आती है, शायद तुम्हारे अंदर जरूर कुकिंग का पोटेंशियल है। रेड कहता है सोफी सास को ही पता था कि मैं एक यूजलेस नंबर हूँ। तभी इजाबेल गुस्से से कहती है मैं
चाहती हूँ कि तुम इसे एक बार और कचरा कहने की कोशिश करो। बोरी कहता है क्या तुम मुझसे दोबारा फाइट करना चाहती हो? तभी रेड इजाबेल को पकड़ के कहता है क्या हुआ अगर मैं यूजलेस नंबर हूँ? मेरी वाइफ ग्रेट है और वो मेरी हमेशा रक्षा करेगी। मैंने सही कहा ना? इजाबेल कहती है हाँ जो भी हो। क्या चलो दूसरे ब्रांच में चलते हैं, चलो देखते हैं मैं वहाँ कैसा करता हूँ। तुम यहीं क्यों नहीं रुकती? बस ध्यान लगा के पढ़ाई करना, चाहे वो मैजिक हो या फिर स्वॉर्डमैन से, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ड्रोना कहती है अब जब ये सब खत्म हो गया तो क्यों ना हम क्लास में वापस लौटे हैं। ऐसी कहती तुम क्या बकवास कर रही हो, वो मेरी स्टूडेंट है। और वो लोग फिर से लड़ने लगती हैं और रेड वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लोग दूसरी ब्रांच के पास पहुंच जाते हैं। रेड कहता है वैसे यदि मैं बॉन्डी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या मैं इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता? गार्ड कहता है सभी ब्रांच एक दूसरे से अलग हैं, केवल एक ही चीज मायने रखती है, वो है कि आप किस ब्रांच के लिए बने हैं। अब आप केवल उन्हीं ब्रांच को चुन सकते हैं जिनका फाइट से कोई लेना देना नहीं है। रेड कहता है क्या मैं आखिर में सैफ ही बनूंगा? तभी गार्ड कहता है हम अगली ब्रांच में पहुंच गए हैं। ये कौन सी ब्रांच है? गार्ड कहता है ये फॉर्जिंग ब्रांच है। जिसके बाद हम उस क्लास के बच्चों को देखते हैं जो कि कुछ कर रहे होते हैं। रेड सोचता है क्या ये अपने सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं। तभी उसकी नजर उनकी कॉपी में जाती है और वो स्केच बना रहे होते हैं। रेड सोचता है इनके स्केच तो काफी भयानक है और वो एक चश्मे वाले बंदे का डायग्राम देखता है। ये तो सचमुच काफी बदसूरत लग रहा है। तभी वो सभी रेड की तरफ देखने लगते हैं। तुमने कुछ कहा जिससे रेड डर जाता है। तुम किस ब्रांच का हिस्सा हो? क्या तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो? रेड कहता मुझे माफ करना, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। वो बंदे कहते हैं क्या तुम देख नहीं सकते हम बिजी हो? रेड उनसे माफी मांगने लगता है। रेड कहता आखिर फौजर्स को ड्राइंग सीखने की क्या जरूरत है? क्या उन्हें मेटल को पीटने और चाकू को घिसने का काम नहीं करना चाहिए? गार्ड हैरान होकर कहता कि तुम क्या कह रहे हो। तभी उन्हें एक आवाज आती है, ऐसा लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रेड पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ फौजिंग क्लास के टीचर एस्टन मार्टिन होते हैं। रेड उन्हें देख के हैरान हो जाता है और गार्ड उन्हें ग्रीट करता है। सभी स्टूडेंट भी टीचर की तरफ देखने लगते हैं। मार्टिन कहता है ड्राइंग बनाना जारी रखो। रेड सोचता है ये आदमी तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टीचर मार्टिन कहते हैं दोस्त क्या तुम्हें पता नहीं हमारी फौजिंग क्लास कुछ भी बना सकती है? जो सुन के रेड को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी गार्ड कहता है जब ये छोटा था तब इसे डेमन टाइप वालों ने स्लिप बनाने के लिए पकड़ लिया था, इसीलिए इसे ह्यूमंस की नॉर्मल जानकारी भी नहीं पता। टीचर मार्टिन कहते हैं तो ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा ह्यूमन टाइप फौजिंग कैसे करती है। और वो स्टेज में आके अपना पेन निकालने लगते हैं, जो कि पहले तो छोटा होता है पर वो उसे बड़ा कर लेते हैं, जो देख के रेड हैरान हो जाता है क्या ये भी मैजिक है। तभी टीचर मार्टिन एक शॉट को ड्रॉ करके चाकू कहते हैं, जिससे वो शॉट रियल बन जाती है। मार्टिन कहते हैं कैसा रहा? इस तरह ह्यूमन फॉर्जिंग करते हैं, जो देख के रेड हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या वो ब्रश मैजिक ब्रश है। रेड कहता है क्या ये कुछ भी बना सकता है? टीचर मार्टिन कहते हैं हाँ जरूर, जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में गोल्डन एलॉय क्रिस्टल हो। रेड कहता है तो क्या आप मैजिक का यूज कर रहे हैं? मार्टिन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये फॉर्जिंग है, मैजिक की क्लास नहीं। और वो अपनी बनाई हुई शॉट रेड को दे देते हैं, जिसे देख के रेड सोचने लगता है अगर ये शॉट बना सकती है तो क्या ये गन भी बना सकती है? टीचर क्या गोल्डन एलॉय क्रिस्टल का यूज मैजिक के कारण होता है? मार्टिन कहते हैं नहीं, क्रिस्टल में मैजिक पहले से होता है, यहाँ तक कि बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एलॉय क्रिस्टल अलग अलग तरह के होते हैं। मेरा पेन स्पेशल तरह की क्रिस्टल से बना है। रेड कहता है ये तो हवा में भी चीजें बना सकता है, तो क्या इसका मतलब ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है? तो क्या इसे यूज करने के लिए बॉन्डी फोर्स की जरूरत होती है? और रेड की बात सुनकर टीचर मार्टिन हंसने लगते हैं। तभी एक चश्मे वाला बंदा कहता है ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं बॉन्डी फोर्स में क्या खास बात है? भले ही उनके पास बॉन्डी फोर्स है लेकिन वो हमारी तरफ फॉर्चिंग नहीं कर सकते। और रेड को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। गार्ड कहता है मिस्टर रेड इस जगह पर बॉन्डी फोर्स की बात मत कीजिए, इसका रीजन ये है कि यहाँ ज्यादातर यूजर्स लिम्बर हैं जो कि बॉन्डी फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। जो सुन के रेड एक्साइटेड हो जाता है ये तो बहुत बढ़िया है, और टीचर मार्टिन के पैरों पे गिर जाते हैं। टीचर प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। जो देख के टीचर मार्टिन हैरान हो जाते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? रेड कहता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं भी आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या तुम स्मिथ बनना सीखना चाहते हो? जो सुन के रेड की आंखें चमक जाती है। टीचर मैं भी यूजलेस लिम्बर हूँ। जो देखकर सभी स्टूडेंट भी हैरान हो जाते हैं। तभी वो एक कार्डबोर्ड और पेपर लेके कुछ ड्रॉ करने लगता है, जो की टीचर ड्रोना का फेस होता है। उसकी स्किल देख के सभी बच्चे भी हैरान हो जाते हैं, ये तो स्वॉर्डमैनशिप क्लास की टीचर हैं। चश्मे वाला बच्चा कहता है तुम तो इसमें काफी अच्छे हो। तभी रेड अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेता है। मैंने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। उसे देख के टीचर मार्टिन कहते हैं तुम तो सच में इसमें काफी अच्छे हो और तुम्हारी एबिलिटी तो इस क्लास की आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। गार्ड कहता है मिस्टर रेड मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ड्राइंग में इतने अच्छे हैं, आपने तो इस क्लास में ज्वाइन होने की रिक्वायरमेंट को भी पार कर दिया है। रेड हंसते हुए कहता है ये तो कुछ भी नहीं है टीचर, मेरे पास ड्राइंग के अलावा और कोई स्किल नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। मार्टिन कहते हैं फॉर्जिंग स्कूल की बाकी ब्रांच की तरह काफी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जो भी इसे मास्टर कर लेता है उसके लिए बहुत ज्यादा काम की होती है। रेड सोचता है क्या इस वर्ल्ड में ड्रॉ करने की स्किल एक बेकार स्किल की तरह है। रेड कहता है बेशक क्राफ्टमैनशिप बाकी ब्रांचेस की तरह अच्छी ना हो, लेकिन ड्राइंग बना के किसी चीज को रियल में लाने की स्किल काफी पावरफुल एबिलिटी लगती है। तभी चश्मे वाला बंदा कहता है लेकिन सबसे पहले फॉर्जिंग के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। पहला, फॉर्जिंग लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है, तुम कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते जो प्लेन के जीवों के लिए बुरा हो। सेकंड रूल ये है कि तुम अपने लिए कोई चीज बनाने के लिए किसी से मटेरियल चुरा नहीं सकते हैं, और जो भी तुम बनाओगे तुम उसे
फेंक नहीं सकते, तो हमें उसकी अच्छे से केयर करनी होगी। और तीसरा नियम यह है कि तुम किसी जिंदा चीज को नहीं बना सकते, जैसे कि कोई जानवर। तो हमें टीचर के पास रहते हुए इन तीनों रूल्स को सीखना होगा। रेड सोचता है इन तीनों नियमों को देख के तो ऐसा लगता है टीचर काफी दयालु हैं। मुझे यकीन है कि मुझे उनके साथ पढ़ाई करने का पछतावा नहीं होगा। और वो मार्टिन के सामने झुक जाता है, टीचर प्लीज मुझे इस क्लास में आने दीजिए। गार्ड कहता है टीचर ये बायर ड्रैगन टीम के लीडर के फ्रेंड भी हैं, यदि आप इन्हें स्वीकार कहते हैं तो हमारे लीडर आपकी काफी प्रशंसा करेंगे। चश्मे वाला बंदा कहता है टीचर हमें इसे क्लास में ले लेना चाहिए, इसकी आर्ट काफी अच्छी है और इसे कई लोग जानते भी हैं। मार्टिन कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और रेड के कंधे में हाथ रख के कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे स्किल्ड स्टूडेंट को पाने का मौका खो नहीं सकता, आज से तुम भी मेरे स्टूडेंट में से एक हो। और उसे एक पेन देते हैं, ये ऑरा क्रिस्टल पेन है जो कि एंट्रेंस पेन है। ये क्लास में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट को दिया जाता है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। और वो पेन रेड को दे देते हैं, जिसे पाके रेड बहुत ज्यादा खुश होता है। ये तो मैजिकल आइटम लग रहा है। जिसके बाद हम रॉयल पैलेस में रीजेंट और किंग को देखते हैं। रीजेंट कहता है रॉयल हाइनेस अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें आगे की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। तभी वहाँ सोफी सास और मास्टर गुरु भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के किंग को थोड़ी सी राहत मिलती है। मास्टर गुरु कहते हैं रॉयल हाइनेस मैंने सुना है कि रीजेंट ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर और ग्रे ड्रैगन टीम के लीडर को मारने का आदेश दिया है। तुम इस तरह की बेकार चीज कैसे सोच सकते हो? मैंने एक टीम को इस अब्बा की जानकारी जुटाने के लिए भेजा था कि किस तरह लोग दीवार के अंदर अवैध अपराध कर रहे हैं, और मुझे पता चला कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ईस्ट से आए लोगों के साथ घुल मिल गए हैं, और ग्रे ड्रैगन टीम के लीडर भी उन्हें सैनिकों का राशन देते हुए पाए गए। मेरा कहना यह है कि सैनिकों का राशन दुश्मनों के हाथों में देना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए वो 100 सालों की जेल की सजा के लायक है। मास्टर गुरु कहते हैं हाल ही में ईस्ट में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है, हम दोनों ट्राइब के बीच शांति बनाने के लिए उनकी मदद करने का प्लान बना रहे थे। अगर हम जरूरत के समय उन्हें राशन देते हैं तो इस तरह हम दोनों कंट्री के बीच संबंध और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रीगेट कहता है ईस्ट के प्लान पूरी तरह बेवकूफ जानवरों से भरे हुए हैं, आखिर वो हमारे साथ शांति संबंध क्यों बनाना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है इनमें से कोई भी बात रॉयल हाइनेस को पहले से नहीं बताई गई। मास्टर गुरु कहते हैं हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए समय नहीं था, लोगों की जानें दांव पे लगी थी, अगर हम एक और दिन इंतजार करते तो बहुत सारे लोग मारे जाते। रीजेंट कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही वो जीप बेकार है। मास्टर गुरु कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? रॉयल हाइनेस प्लीज मेरी बात को समझिए। रीजेंट कहता है गुरु बहुत देर हो चुकी है, बंदियों को यहाँ लेके आओ। और तभी ब्लैक ड्रैगन टीम का लीडर साटो 2 बंदियों को अंदर लेके आता है। रॉयल हाइनेस मैंने इन्हें तब पकड़ा था जब ये हमारी सेना से सामान ले रहे थे, और उन्हें देख के मास्टर गुरु हैरान हो जाते हैं, ये तो वो दोनों हैं। उनमें से एक होता है स्वॉर्ड मास्टर मोचिया, और दूसरा बंदा होता है उनका कमांडिंग जनरल बेरू, जिन्हें देख के मास्टर गुरु रीजेंट पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें इतना दूर क्यों जाना पड़ा। तभी रीजेंट कुछ खोलने के लिए कहते हैं, बीरो और मोची अपने हाथों में लिए बॉक्स को खोल देते हैं, और उनके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर और ग्रे ड्रैगन टीम के लीडर के सिर होते हैं, जिन्हें देख के किंग मास्टर गुरु सोफी सास हैरान हो जाते हैं। रीजेंट आपने ये क्यों किया? रीजेंट कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि रॉयल हाइनेस एक दयालु इंसान है, इसीलिए कृपया मुझे अपने गंदे काम करने की अनुमति दें। अब से ग्रे ड्रैगन टीम की जिम्मेदारी साधु को सौंप दी गई है। एक वीक के अंदर ही वो ब्लैक और ग्रे ड्रैगन टीम को लीड करके ईस्टर्न ट्रैक पे हमला करेगा और उन्हें खत्म कर देगा, जो सुन के बीरू और मोचिया हैरान हो जाते हैं। मोचिया कहता है एंगस तुमने कहा था तुम्हें मैं और कमांडिंग ऑफिसर चाहिए है, अगर हम सरेंडर कर दें तो तुम हमारे लोगों की मदद करोगे। पर इससे पहले वो अपनी बात को पूरा कर पाते साटो उनकी जंजीरों को खींच लेता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तो तुम रॉयल हाइनेस से दया की भीख क्यों नहीं मांगते? बेरू कहता मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था प्लेन्स में रहने वाली सभी ट्राइब में ह्यूमन सबसे ज्यादा बुरे हैं, उनके ईविल हार्ट प्लेन्स को डार्कनेस से भर देंगे। मास्टर गुरु सोचते हैं बेरू मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगे, और वो किंग से कहते हैं रॉयल हाइनेस मुझे लगता है हमें ये सब रोक देना चाहिए और बेकार में बाकी ट्राइब के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। जो सुन के किंग को सोचने लगते हैं, पर तभी साटो अपनी हाथ में पकड़ी जंजीरों को छोड़ देता है। तभी मोचिया को महसूस होता है कि वो अब हिल सकता है, मेरी पॉन्डी फोर्स भी वापस आ गई है। यहाँ दूसरी तरफ साटो एक्टिंग करने लगता है कि वो उनकी जंजीर से छूट गए हैं, कोई उन्हें पकड़ो। मोचिया कहता है तुमने मेरी ट्राइब से युद्ध करने की घोषणा की, अपने राज्य को इसकी कीमत चुकाने दो। और वो किंग को मारने के लिए बढ़ने लगता है और उन पर अटैक कर देता है, पर सोफी साथ सही समय पे आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। किंग के सामने इस तरह की बेवकूफी भरी चीजें मत करो, और वो अपनी शॉट को इसके आर पार कर देता है। अगर तुम मेरी शॉट के हाथों मारे गए तो तुम मास्टर ऑफ शॉट कहलाने के लायक नहीं हो, चलो मैं तुम्हें सुला दूं। साटो कहता रॉयल हाइनेस क्या आप ठीक हैं, और वो मोचिया का सिर अलग कर देता है। और इतना सब कुछ देख के किंग घबरा जाते हैं। ये देखकर मास्टर गुरु भी शौक हो जाते हैं, तो तुम्हारा शुरू से यही प्लान था। पर रीजेंट कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल कहता है, जिसके बाद हम गार्ड और रेड को देखते हैं। रेड सोचता है मैं आखिरकार यहाँ आ ही गया, ये उन पोर्टलों में से एक है जैसे वीडियो गेम में होते हैं। रेड कहता है दोस्त ये पोर्टल कहाँ ले जाते हैं? गार्ड कहता है ये पोर्टल स्टूडेंट को एकेडमी से सीधा उनके रहने की जगह ले जाते हैं। हमारे स्कूल में स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए स्कूल के बाहर केवल स्टूडेंट के रहने
की जगह है और ईस्ट और नॉर्थ बॉर्डर ये दोनों ही स्टूडेंट के रहने की जगह है। ये पोर्टल हमें नॉर्थ वाले रेजिडेंस में ले जाता है। सुविधा के मामले में ईस्ट रेजिडेंस थोड़ा सा बेहतर है, इसीलिए वो थोड़ा महंगा है। लेकिन हाल ही में एक घटना के कारण नॉर्थ रेजिडेंस की सुरक्षा में थोड़ी कमी आई है और वहाँ की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है। रेड कहता तो क्या ये गरीब और अमीर एरिया है। गार्ड कहता है मिस्टर रेड, यदि आप स्कूल में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आपको यहीं पर रह के पढ़ना होगा। जो सुन के रेड सोचने लगता है सोफिसास काफी अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभी वो मुझे अजीब निगाहों से देखता है, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। रेड कहता है आप वापस चले जाइए और प्लीज सोफिसास को मेरा धन्यवाद देना। गार्ड कहता है टीम लीडर ने पहले से ही आपके लिए सब कुछ की व्यवस्था कर दी है और वो रेड को एक की देता है। रेड कहता है ये की किस लिए है। टीम लीडर ने कहा था यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं आपको वापस ले आऊँ और यदि आप यहीं रहना चाहते तो मैं आपके रहने की व्यवस्था कर दूँ। आपका रेजिडेंस ईस्ट हॉल में है। रेड सोचता है सोफिसास सच में एक अच्छा इंसान है। अगर मैं डीमन ट्रैप पहुंच गया तो मैं उसके भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम दोबारा मास्टर गुरु और सोफिसास को देखते हैं। सोफिसास कहता है फादर आपको क्या लगता है क्या रॉयल हानिस हमारी बात को सुनेंगे। मास्टर गुरु कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर और ग्रेट टीम के लीडर मेरे काफी अच्छे फ्रेंड थे। अगर वो मेरे सबसे अच्छे लोगों को हटाना चाहता है तो फिर मैं उसे गलत साबित करने के लिए पूरे प्लेन्स को तहस नहस कर दूंगा। मैं उसे इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो एक रूम के पास पहुंच जाते हैं पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। सोफिसास कहता है मास्टर गुरु को रॉयल हानिस से बातचीत करनी है, कृपया उन्हें बताएं। गार्ड कहता है कि रॉयल हानिस को पता था कि मास्टर गुरु यहाँ आएंगे, इसलिए हमें यही इंतजार करने के लिए कहा गया था। मास्टर गुरु कहते हैं ऐसा लगता है मैं और रॉयल हानिस एक ही चीज सोचते हैं और वो लोग अंदर जाने लगते हैं पर गार्ड सोफिसास को रोक लेता है। टीम लीडर रॉयल हानिस ने आदेश दिया है कि मास्टर गुरु और उन्हें ही कमरे में जाने की अनुमति दी जाए। सोफिसास कहता है क्या सच में रॉयल हानिस यही चाहते हैं, जिस पर वो गार्ड हाँ कहता है। जिसके बाद मास्टर गुरु अंदर चले जाते हैं। सोफिसास मेरा यही इंतजार करो और सोफिसास को कुछ शक होने लगता है। यह कमरे के अंदर मास्टर गुरु रॉयल हानिस को ढूंढ रहे होते हैं पर वो वहाँ नहीं होते। तभी उन्हें एक आवाज आती है मैंने रॉयल हाइनेस को आर्चरी और हॉर्स राइडिंग की क्लास के लिए भेज दिया है, वो काफी लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे। और ये बंदा होता है रीजेंट। मुझे आशा है कि आज जो भी हुआ उससे आप डरे नहीं होंगे। यहाँ कमरे के बाहर सोफिसास मास्टर गुरु का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास साटो आ जाता है। सोफिसास कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साटो कहता है सोफिसास तुम हमेशा अपनी वाइट ड्रैगन टीम को लीड करते हुए लड़ाई में उतर जाते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बारे में पता है वाइट ड्रैगन टीम किंग के पर्सनल गार्ड है जिन पर उनका पूरा कंट्रोल हुआ करता था। सोफिसास कहता है वैसे भी वाइट ड्रैगन टीम को रॉयल हाइनेस की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, तो इसमें अजीब क्या है कि उसे कौन लीड कर रहा है। साटो कहता है रॉयल हाइनेस अभी भी यंग है, तो क्या ये साफ नहीं है वाइट ड्रैगन टीम को रीजेंट की बात माननी चाहिए। सोफिसास उसे देखता है तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो गार्ड की तरफ देखने लगता है। बिल्कुल भी नहीं, गेट पे भी मेरे गार्ड है, इसका मतलब रीजेंट ने उन्हें ऑर्डर दिया है। साटो हंसते हुए कहता है अगर तुम अंदर जाने का सोच रहे हो तो तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। सोफिसास कहता है क्या तुम लोग मेरे फादर के साथ कुछ करने का प्लान बना रहे हो। जो सुन के साटो अपने फेस में हाथ रख लेता है और जोरों से हंसने लगता है और कहता है यदि ऐसा है तो क्या यहाँ सब कुछ रीजेंट कंट्रोल करता है, तुम्हारी सारी हरकतें रीजेंट कंट्रोल करता है। तभी सोफिसास उसके गले पे तलवार रख देता है। तुम उनके साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो। साटो कहता है इस समय केवल गुरु तुम्हारे फादर है, तुम्हारा किसी पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। असल में तुम्हारे अंदर एक हीरो बनने का पोटेंशियल है, क्या तुम केवल एक टीम लीडर बन के ही खुश हो। सोफिसास कहते हैं यदि तुमने मेरे फादर पे हमला किया तो मैं तुम पे कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। साटो कहता है चिंता मत करो, रीजेंट केवल गुरु को कैपिटल के अभी के हालात दिखाना चाहता है। सोफिसास कहता है कैपिटल के अभी के हालात से तुम्हारा क्या मतलब है। साटो कहता है बस चले जाओ और आराम करो, गुरु की चिंता मत करो, वो सुरक्षित है। हालांकि अगर तुम मुझे सच में मानना चाहते हो तो मैं असल में तुम्हें ऐसा करते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम स्टूडेंट के ईस्टर्न रेजिडेंस को देखते हैं। रेड सोचता है ईस्टर्न रेजिडेंस सच में काफी अच्छा है, मुझे अभी भी अपने पुराने स्कूल के रेजिडेंस के बारे में पता है। और वो गेट खोल के अंदर चला जाता है जहाँ इजाबेल कपड़े बदल रही होती है। रेड अपनी आंखें बंद करके कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। और थोड़ी देर बाद आंखें खोल के सौंक हो जाता है तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं मारा। इजाबेल कहती है इसका कोई मतलब नहीं है, तुमने पहले ही मुझे बिना कपड़ों के देख लिया है। रेड कहता है जरूर वो गार्ड होगा जिसने हमें एक ही कमरे में रखा है। और रेड के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि उस गार्ड ने काफी अच्छा काम किया, वो कितना अच्छा है। इजाबेल कहती है मैं अभी तक इन ह्यूमंस के इरादे नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन ये हमारी काफी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, हमें जो भी चाहिए वो उसे पहले ही तैयार कर देते हैं। रेड कहता है कि मैं नहीं जानता इसे एक गोल्ड कॉइन से हम क्या ले सकते हैं। इजाबेल कहती है मुझे लगता है इससे हम काफी सारा खाना खरीद सकते हैं। तभी रेड कहता है अभी हम मेन एरिया से बाहर है तो क्यों ना हम भाग चलें। इजाबेल कहती है बेवकूफ मत बनो, एकेडमी उनके स्टूडेंट पर नजर रखती है, अगर हम इस तरह भाग गए तो उन्हें आसानी से पता चल जाएगा। मैजिक क्लास के टीचर ने बताया था कि वेस्ट और नॉर्थ कैंप मैजिक शील्ड से प्रोटेक्टेड हैं। ये मैजिक शील्ड न टूटने वाले कांच के शीशे की तरह है, यहाँ तक कि मैजिक टीचर भी इस बैरियर को नहीं तोड़ सकते हैं। ये बैरियर स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए है, जिसका मतलब हम भी यहाँ से नहीं निकल सकते। रेड कहता तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इजाबेल कहती है मेरी पूरी पावर्स चली गई है, मैं तब तक वापस नहीं जा सकती जब तक मेरी पावर वापस ना आ जाए। D1 क्लैन में अपने लीडर को पावर के हिसाब से चुना जाता है, अगर मैं अपनी पावर को दोबारा हासिल नहीं कर पाई तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, भी किसी कमजोर इंसान को अपना लीडर नहीं मानेंगे। रेड कहता वो लोग तो काफी मतलबी लगते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन में वापस ले जाऊंगा। उस धोखा देने वाले को
हराऊंगा तो मैं दोबारा लीडर बना दूंगा। इजाबेल उसकी बातें सुन के थोड़ा शौक होती है, क्या कि कब से उसमें इतनी हिम्मत आ गई। रेड अपनी पेन को उठा के कहता है मैंने अपने लिए सबसे अच्छी ब्रांच खोज ली है और ये है फॉर्जिंग। अगर मैं फॉर्जिंग की सही ढंग से ट्रेनिंग करूँ तो ये काफी पावरफुल बन सकती है। इजाबेल कहती तो ये बात है। रेड कहता हो तुम्हारा क्या, तुमने स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक में किसे चुना। इजाबेल कहते मैं अपनी पावर्स को दोबारा बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक साथ दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। साथ ही दोनों टीचर मेरे इस फैसले से खुश हैं। रेड लेटते हुए कहता है तो तुम असल में मैजिकल स्वॉर्ड्समैन हो। इजाबेल कहती है मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, तुम्हारा इस बकवास से क्या मतलब है। असल में मैजिकल स्वॉर्ड्समैन वे लोग होते हैं जो कि लड़ाई में मैजिक और स्वॉर्ड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। क्या यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते मैजिकल स्वॉर्ड्समैन। ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। तभी वो रेड को बेड पर लेटे हुए नोटिस करती है, तुम बिस्तर में क्या कर रहे हो। रेड कहता है मैं तो बस नाटक कर रहा हूँ कि हम शादीशुदा हैं। जो सुन के इजाबेल शर्मा जाती है, तुम्हारी गलती है, तुमने ही सबके सामने मुझे अपनी वाइफ कहा था। रेड सोचता है वो ज्यादातर समय गुस्से में रहती है, लेकिन इस तरह वो काफी प्यारी लग रही है। रेड कहता है मैं बस ऐसा इसलिए कह रहा था जिससे मैं सभी ठरकी लड़कों को तुमसे दूर रखूं। तुम काफी सुंदर हो, सभी का ध्यान आसानी से खींच लेती हो। इजाबेल कहती तो फिर मुझे इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। रेड कहता है इसकी चिंता मत करो, हम आखिरकार शादीशुदा हैं। पर तभी इजाबेल उस पर तलवार तान देती है, जो देख के रेड डर जाता है। अब जल्दी से यहाँ से उतर जाओ। रेड कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, यदि मैं इसे छिपने की भी कोशिश करूं तब भी मैं मर जाऊंगा। और वो नीचे सोने लगता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। मैं इससे जो भी बनाऊंगा वो असली बन जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ इसकी क्या लिमिट है, मैं इससे क्या चीज बना सकता हूँ। जिसके बाद सुबह हो जाती है और इजाबेल उठ जाती है, लेकिन उसके सामने एक लड़की होती है जिसे देख के वो चौकन्नी हो जाती है और अपनी तलवार निकाल लेती है। तुम कौन हो, तुम आखिर मेरे डोम में क्या कर रही हो। लेकिन वो बस एक स्टैचू होता है। क्या ये मेरी पत्थर की मूर्ति है, लेकिन ये कहाँ से आई है। तभी उसकी नजर कमरे में जाती है जहाँ पत्थर का और भी सामान होता है। ये सब जरूर उसी बेवकूफ का काम होगा। ये सब अजीब से आकार की चीजें क्या हैं। मैं कल बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए गहरी नींद में सो गई थी। इसीलिए उसके तेज आवाज करने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं नहीं जागी। और फिर वो तैयार होकर क्लास के लिए जाने लगती है। तभी उसे बाहर से आवाज आने लगती है किसका सामान है, ये कौन बदतमीज है। इजाबेल बाहर जाके देखती है, वहाँ एक स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है जो कि पत्थर की ही होती है। तभी इजाबेल की नजर दूसरी तरफ जाती है और वहाँ एक पत्थर का बहुत बड़ा रोबोट होता है, जिसे देखकर किसी को भी समझ नहीं आता ये सब क्या है और सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। इजाबेल सोचती है आज शाम को जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें तभी देखूंगी। जिसके बाद हम स्कूल में फॉर्जिंग क्लास को देखते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं बहुत देर हो गई, रेड अभी तक क्यों नहीं आया। चश्मे वाला बच्चा कहता है टीचर क्या आप चाहते हैं मैं उसे जाकर बुला के लेके आऊँ। टीचर मार्टिन कहते हैं नहीं कोई इंतजार नहीं, चलो क्लास शुरू करते हैं। तभी उन्हें रेड की आवाज सुनाई देती है, मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। जो कि अपनी क्रिएट की गई साइकिल से आ रहा होता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और वो क्लास के पास आ जाता है। फॉर्जिंग क्लास के स्टूडेंट और टीचर भी ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं, रेड ये चीज असल में क्या है। चश्मे वाला बच्चा कहता है रेड ये क्या है, क्या ये अमीर बच्चों के खेलने का कोई नया खिलौना है। रेड सोचता है आखिर मैं इनको इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं। और रेड कहता है ये मेरी नई इन्वेंशन, इसे बाईसाइकिल कहते हैं या फिर तुम इसे पेडल बाइक भी कह सकते हो। टीचर मार्टिन भी इस तरह की चीज देख के काफी हैरान होते हैं। टीचर कहते हैं मैंने पहले हॉर्स कैरेज और डॉग ट्रैप के स्टीम इंजन पर ही राइड की है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं ह्यूमन द्वारा चलाए जा रहे किसी ट्रांसपोर्टेशन को देख रहा हूँ। जो सुन के रेड हंसने लगता है। तभी सभी बच्चे रेड से उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं और रेड भी मान जाता है तुम सभी भी इसे चला सकते हो। लेकिन इससे पहले कोई स्टूडेंट उसे ट्राई करता है, टीचर ही उसमें बैठ जाते हैं, जो देख के रेड हैरान हो जाता है। टीचर कहते हैं मुझे माफ करने, से देख के मैं भी खुद पे काबू नहीं कर सकता। चश्मे वाला बंदा कहता है कोई बात नहीं हम इंतजार कर लेंगे। टीचर कहते हैं रेड इस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रेड कहता है मुझे आपको पकड़ने दे जिससे आप बैलेंस बना सकें। अपने दोनों पैरों को पैडल पर रखें और आगे की ओर धक्का दें। अपने हाथों को हैंडल में रखें, इससे आप इसको किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। और वो धीरे धीरे उसे सीखने लगते हैं। टीचर कहते हैं रेड मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम इतनी कठिन चीज को असल में चला सकते हो। रेड कहता है शुरू में ये थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप एक बार इसे सीख लेते हैं तो ये काफी आसान हो जाता है। थोड़ी ज्यादा ताकत लगाएं और तेजी से चलाएं, आपका बैलेंस बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह रेड उन्हें धक्का दे देता है, जिससे टीचर डरने लगते हैं। रेड तुम क्या कर रहे हो। रेड कहता है चिंता मत कीजिए, आप धीरे धीरे से सीख जाएंगे। और टीचर उसे चलाने लगते हैं, जो देख के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। टीचर कहते हैं रेड मुझे इसका अंदाजा हो गया, मैं इसे चला सकता हूँ। जो देख के रेड खुश हो जाता है, उन्होंने जल्दी उसे सीख लिया, मुझे उन पर गर्व है। तभी सभी बच्चे बाईसाइकिल बनाने के लिए रेड की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी अच्छी चीज है। रेड खुश होते हुए सोचता है बस इंतजार करो, जब तक मैं इंजन ना बना लूं मैं यहाँ सबसे पॉपुलर हो जाऊंगा। तभी टीचर कहते हैं रेड ये चीज कैसे रुकेगी। और रेड को याद आता है उसने उसमें ब्रेक तो लगाया ही नहीं, पैडल मारना बंद करो। लेकिन तभी टीचर उससे पेड़ में टक्कर मार देते हैं। टीचर कहते हैं मुझे इसके लिए माफ करना, मुझे इसमें काफी मजा आया लेकिन ये हो गया। और वो सभी लोग दुखी होते हैं, ये सब टीचर की गलती है, इतनी अच्छी इन्वेंशन अब खत्म हो गई। मैं इसे देखना चाहता था जिससे मैं इसे अपने लिए बना सकूं। और वो सभी लोग रोने सा लगते हैं। टीचर कहते हैं मुझे माफ कर देना। तभी रेड कहता है चिंता मत करो, मैं एक और डिजाइन बना सकता हूँ जो कि इस डिजाइन से बेहतर होगा। जो सुन के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। टीचर कहते हैं तुम किसका इंतजार कर रहे थे, चलो इसे अभी बनाएं। रेड कहता है लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मैंने गोल्डन एलॉय स्टोन को खत्म कर दिया है। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। टीचर कहते हैं क्या तुमने एक रात में पूरे स्टोन का यूज कर लिया। ये स्टोन एक पूरे घर को बनाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन तुमने इसे एक दिन में ही खत्म कर दिया। रेड
कहता वो असल में मैं कल रात इससे प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए ऐसा हो गया। खैर मैं बता नहीं सकता मैं क्या बना रहा था। पेन फोर्जिंग हमारी सोच पर काम करती है। हम उस समय जो भी सोच रहे होते हैं उसी तरह का मटेरियल और चीजें बनती हैं। तो मैं केवल उस चीज की ड्राइंग करनी है जो तुम्हें चाहिए। मैं सोच रहा हूँ ये दुनिया किस तरह की दिखेगी जब मैं अपनी दुनिया की इन्वेंशन यहाँ लेके आऊंगा। लेकिन टीचर ने कहा था किसी भी इनपुट मटेरियल की बड़ी चीजें बनाने के लिए हाई लेवल के गोल्डन एलॉय क्रिस्टल लगते हैं। इस एंट्रेंस स्टोन को केवल उस तरह का मटेरियल चाहिए जिस तरह की चीजें मुझे बनानी है। जो चीज मैंने सबसे पहले ड्रॉ की थी वो था फोन, लेकिन वो किसी काम का नहीं था क्योंकि मुझे उन चीजों के बारे में नहीं पता जिससे फोन चलता है। इसीलिए मैं कभी भी एक यूज करने वाला फोन नहीं बना पाऊंगा। इसके बाद मैंने टीवी, फ्रिज, बाकी चीजें बनाई लेकिन वो भी किसी काम की नहीं थे। इसके अलावा इनके अंदर की चीजें बनाने के लिए कुछ अलग मटेरियल की जरूरत है। मैं उन्हें कैसे हासिल करूं? टीचर कहता है तुमने हमारी ब्रांच के लिए काफी यूजफुल चीज बनाई है। जो सुन के रेड हंसने लगता है। तभी एक बंदा कहता है तुमने किस तरह की चीजें बनाई हैं? रेड कहता है इसकी चिंता मत करो, वो सभी बेकार हैं। जिसके बाद वो लोग क्लास में चले जाते हैं जहाँ टीचर रेड के पेन में दोबारा स्टोन लगा देते हैं। टीचर कहते हैं हमारे पास स्टोन लगभग खत्म हो गए हैं, कृपया इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। स्टोन लेके रेड सोचता है शानदार, मैं अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सकता हूँ। टीचर कहते हैं मैं तुम सभी से पेपर और ड्राइंग बनाने की ट्रेनिंग इसलिए कराता हूँ क्योंकि तुम इससे अच्छे ड्राइंग बना पाओगे जो कि तुम्हारी फॉर्जिंग स्किल को भी बढ़ाएगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा अलग अलग गोल्डन एलो क्रिस्टल के बीच अंतर कैसे बताते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। और सभी स्टूडेंट बैठ जाते हैं। वो लोग रेड से ही बैठने के लिए कहते हैं बैठ जाओ, टीचर शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद टीचर मार्टिन एक बैग खोलते हैं जिसमें अलग अलग तरह के स्टोन और अलग अलग तरह के पेन होते हैं। क्या तुम्हें पता हम अपना काम करने के लिए स्टोन का सीधा यूज करने की बजाय उन्हें पेन में क्यों लगाते हैं? चश्मे वाला लड़का कहता है क्योंकि स्टोन में बहुत ज्यादा पावर होती है और उन्हें ऐसे ही कंट्रोल करना कठिन होगा। इससे उसे यूज करने वाले को नुकसान भी हो सकता है। टीचर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। पहले मैं अपनी एबिलिटीज को बेहतर करने के लिए अक्सर डॉग ट्राइब के पास जाया करता था। वो पहले से स्टोन को हैमर में लगा के उससे फॉर्जिंग करते थे। उस चीज से फॉर्ज की गई चीजें काफी सुंदर और टिकाऊ होती थी, लेकिन उसका यूज करके फॉर्जिंग करने से यूजर को काफी नुकसान पहुंचता था। जिसके बाद मैंने स्टोन को बेहतर बनाने के बारे में सोचा ताकि हम उनका यूज छोटी चीजों में भी लगा के कर सकें। काफी रिसर्च के बाद मुझे स्टोन की पावर कंट्रोल करने का एक बढ़िया तरीका मिला, चीजों की ड्राइंग बना के उन्हें असल में बनाना। रेड सोचता तो ये फॉर्जिंग की जड़ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ कुछ कमी है। तभी रेड कहता है टीचर गोल्ड एलॉय क्रिस्टल कहाँ से आते हैं? टीचर कहते हैं कैपिटल के ईस्ट में स्टोन की खदान, हम जो भी स्टोन यूज करते हैं वो सब वहीं से आते हैं। चश्मे वाला लड़का कहता है टीचर मैंने सुना है ये खदान गोल्डन ड्रैगन्स के रहने की जगह भी है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है वो ड्रैगन बाकी जीवों से काफी ज्यादा खतरनाक है। और रेड सोचने लगता है अगर हम इस ड्रैगन को मार दें तो क्या हम स्टोन को बड़ी संख्या में हासिल कर सकते हैं? टीचर कहते हैं यही कारण है कि रॉयल हाइनेस ने पर्पल ड्रैगन टीम को मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कहा है। वही स्टोन को लाने और उन्हें उपयोग करने लायक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। वे बाद में सैनिकों को पैसे देने के लिए इन्हें महंगे दाम में बेचते हैं। और वो एक स्टोन को उठा के कहते हैं इस स्टोन की कीमत लगभग 10 गोल्ड कॉइन के बराबर है। जो सुन के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं ये तो बहुत महंगा है, क्या हम हर दिन अपने साथ 10 गोल्ड कॉइन रखते हैं? तभी रेड कहता है मोडो में एक गोल्ड कॉइन से क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे इस बंदे का नाम एआई मोडो है। मोडो कहता है एक गोल्ड कॉइन को 10 सिल्वर के कॉइन में बदला जा सकता है। और उसका आंसर सुन के रेड कहता है तुम तो बहुत जीनियस हो। मेरा मतलब एक गोल्ड कॉइन से हमें कितना खाना मिल सकता है, हम कितने लोगों का पेट इससे भर सकते हैं? मोडो कहता है एक गोल्ड कॉइन से हम 50 बैग्स का खाना खरीद सकते हैं, लेकिन एक बैग खाना एक बड़े इंसान के पूरे महीने के लिए काफी है। रेड कहता है तुम्हारा मतलब एक गोल्ड कॉइन 50 बैग खाने के बराबर है। इसका मतलब एक गोल्ड कॉइन से 50 लोग एक महीने तक खाना खा सकते हैं। और ये रियलाइज करके रेड की हालत खराब हो जाती है। मोडो कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने एक ही रात में 500 लोगों के खाने को खत्म कर दिया है। तभी टीचर कहती है क्रिस्टल स्टोन सभी गोल्ड एलॉय स्टोन में सबसे नीचे है। क्रिस्टल स्टोन सबसे लोएस्ट है, इनकी कीमत सबसे कम होती है। और मीडियम लेवल स्टोन की केवल एक स्टोन की कीमत 50 गोल्ड कॉइन होती है। इन स्टोन में 3 लोएस्ट स्टोन एक साथ जुड़े होते हैं। इनमें लोएस्ट स्टोन से 3 गुनी अधिक पावर होती है। इसका एकमात्र फायदा यह है कि ये लोएस्ट स्टोन की तुलना में काफी अच्छे से काम करते हैं। इसका एक और काम यही है जिस कारण इसका प्राइस काफी ऊपर चला जाता है, लेकिन कभी हमें इसके काम की जरूरत महसूस नहीं हुई। और ये है सबसे अच्छे स्टोन, हाई लेवल गोल्ड एलॉय स्टोन, जिन्हें देख के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं ये बहुत ज्यादा महंगे होंगे। टीचर कहते हैं कभी कभी उन्हें ये हाई लेवल के स्टोन भी मिल जाते हैं। एक्वा रंग के इस स्टोन को एक्वा मैजिकल स्टोन कहा जाता है और इसकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन के बराबर है। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, 100 गोल्ड कॉइन।